कि इसके बाद बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बोलने लगभग मंडी जो मंडी वर्तमान की जो मंडी है, का प्रोग्राम मंडी होगा। में जो काम चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बहुत स्लो चल रहा है। और हमारे यहाँ लहसुन लहसुन का पैदावार है जो हमारे पीपा पर्वत में इसकी मंडी है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इकलेरा, बकानी और रायपुर में और हमारे खानपुर में इसकी मंडी की बात आप रखें, जिससे हमारे जो लहसुन के पैदावार वाले हैं उनको, किसानों को इसका राहत मिले। जो सरसों चना का जो खरीद हुई थी इस बार, वो जो आप 40% बोल रहे हैं, मेरे जिले में 3 से 5% हुई है। राजफेड में बिल्कुल कम काम किया गया है। और 2% जो कृषि कल्याण शुल्क बना है, पूरा हमारा इसमें किसान विरोधी है। और किसान विरोधी होने के नाते हमारा माल 90% माल पूरा मध्य प्रदेश चल जाएगा। इससे हम चाहेंगे कि ये 2% की जो आपने किसान जो कृषि कल्याण शुल्क बनाया है, इसमें आप परिवर्तन करें। सर, हमें ये बताना है कि हमारे यहाँ माइग्रेंट लेबर के बारे में आपने आज दिन भर बात की है। हमारे यहाँ NH-27 और NH-12 में लोग चल के जा रहे हैं। इनको, इनके लिए, बच्चों के लिए, माताओं बहनों के लिए खाना और पानी देने की आपकी आवश्यकता है। मंत्री जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, आपको इनको गाड़ी देने की और ट्रेन देने की जो भी आवश्यकता है आप जल्दी कराएं सर। इसके अलावा हमारे यहाँ पानी की संकट आने वाली है। पानी में PhD का काम बिल्कुल ढीला चल रहा है। हमारे, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र झालावाड़ के गागरीन डैम में 300 ऊपर से गांव है और ये 300 ऊपर से गांव इनको पानी देने की आवश्यकता है। वो चल रहा है। हमारे भवानी मंडी के क्षेत्र में जो राजगढ़ का डैम का पानी का बनना चाहिए था, वो अब तक नहीं बना है। सर, हमें ये बताने की आपको जरूरत है, जो CCP लोन खरीफ खरोफ की मिलनी है, वो अभी भी खरीफ खरोफ का लोन नहीं दिया गया है। सर, मुझे आपको ये बोलना है, जो हमारा फसल नष्ट हुआ है ओलावृष्टि के कारण और आग के कारण, उनको उनका कॉम्पोजिशन नहीं दिया गया है। हमारे क्षेत्र में आपने 3 महीने तक आपने बिल देने के लिए बात ही रखी है, पर जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बिजली डिपार्टमेंट हमारे क्षेत्र में आके हमारे लोगों से बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि आप हमें बिल दिखाइए, पुराना बिल दिखाइए और फिर हम आपको ट्रांसफार्मर लगाएंगे। इसमें आपको कृपया करके इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो खरीद केंद्र हैं, 5-5 गांव के पंचायत बनाए, तो इससे अपने लोगों को और जगह मिलेगी। सर, हमें आपको ये बोलने की जरूरत है, मेरे लोकसभा क्षेत्र में जिसमें झालावाड़ और 12 आता है, 1,78,000 हेक्टेयर गेहूं उगा है और हमारे झालावाड़ में 1,35,000 हेक्टेयर का गेहूं उगा है। 12 में आपने खाली 55,000 का खरीद शुरू की थी, जो अब माननीय कलेक्टर साहब ने उसको 1 लाख कर दिया है। माननीय कलेक्टर झालावाड़ ने 27,000 से उसको बढ़ा के उसको आगे कर दिया है। ये कहने की जरूरत है कि आपको इसमें हमारे सिद्धार्थ महाजन जी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है, जैसे किशनगढ़ शाहबाद का क्षेत्र है, उसके किशनगढ़ शाहबाद के क्षेत्र में हमारे देवरी हो, अब हमारा कस्बा नरौरा हो, हमारा केलवाड़ा हो, हमारा नारगढ़ हो, इसमें बिल्कुल कम माल उठ रहा है। आपसे इतनी विनती है कि हमारे इस क्षेत्र में भी माल उठना चाहिए। हमारे जो छोटे दुकानदार हैं, हमारे छोटे दुकानदारों के लिए भी जहाँ रेड जोन नहीं है, उनके दुकान, जैसे मनोर थाना है, जैसे हमारा इकलेरा है, हमारा भवानी मंडी है, हमारा डग है, हमारा खानपुर है, झालावाड़ में थोड़े लोग हैं, वहाँ लोगों को ये दुकानें खुलनी चाहिए, जैसे आपने 12 में खोली हैं। आपको, मुझे ये भी बोलने की जरूरत है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में 12 में एक जगह अधिकारियों के द्वारा टोल सेंटर बढ़ाया जा रहा है। आप कृपया करके देखें। और हमारे पूरे संपूर्ण क्षेत्र में, जिसमें छबड़ा, अटरू, हमारा अंता और किशनगंज क्षेत्र में भी हमारे सेंटर बढ़ाए जाएं, जिससे लोग की जो उत्पादन है, इसमें अपन लोग यहाँ से माल बेचें। मुझे ये भी बोलने की जरूरत है कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं,
हमारे जो अस्पताल के स्टाफ हैं इनमें 6,500 रुपए की राशि दी गई है। इन्होंने हड़ताल की। माननीय कलेक्टर साहब हमारे माननीय कलेक्टर साहब झालावाड़ ने इन सबसे बातचीत करके पूरा हल करने की बात रखी है। हमारा जो बीमा है 2019 का, अब तक बीमा हमें हमारे किसानों को नहीं मिला है और नहीं मिला है, इससे बहुत लोग उत्तेजित हैं। मैं आपसे इतना आग्रह करता हूं कि आप इसको थोड़ा देख के हमारे पीएचडी का डिपार्टमेंट, हमारे बिजली डिपार्टमेंट, हमारे कृषि का क्षेत्र में अब और हमारे अस्पताल में आप करने का प्रयास करेंगे और हमारी मंडियां लहसुन, हमारे गेहूं और हमारा राजफेड से माल उठना की आप प्रयास करेंगे। इतने में आपसे मैं आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। अब कोटा चलेंगे। कोटा तो मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे स्पीकर साहब हैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो धारीवाल जी, शांति धारीवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। क्या बताएं साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी इस मेहनत ने जितनी वाहवाही करवाई है, मैं समझता हूं कि उसकी तो कितनी मुबारकबाद कोई भी दे दे। मैं नहीं, बाकी भी सब दे रहे हैं मुबारकबाद, मैं भी अपनी तरफ से मुबारकबाद भी पेश करता हूं। सवाल यह था कि जो आपकी मेहनत हुई और उससे जो कोरोना पर जो कब्जा हुआ, इस जंग में जीतने के लिए जितनी आपने कोशिश की, मैं समझता हूं कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो उस एरिया में जहां पर लंबे समय से कर्फ्यू है वहां पर 3-4 प्रॉब्लम्स आती हैं कि अब गवर्नमेंट आपने अनाउंस कर रखा है कि साहब प्रति व्यक्ति हम 10 किलो गेहूं देंगे और एक परिवार को 1 किलो दाल देंगे, लेकिन नाफेड ने दाल दी नहीं। तो राशन की दुकान पर जो है वो भीड़ इकट्ठी होती है कि दाल दो, 10 किलो गेहूं दो, 10 किलो के बाजार में सिर्फ 5 किलो गेहूं दे पा रहे हैं। तो मैंने वहां कोटा में जाकर के भी ये सजेशन दिया था कि भाई 10 किलो अगर लोगों के दिमाग में साफ साफ बैठा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने 10 किलो प्रति व्यक्ति देने की बात कही है, तो कम से कम हर राशन की दुकान पर एक मोहर हो जाए। अगर 5 ही किलो दे रहे हैं तो ये लिख देंगे साहब 5 किलो तुम्हारा बकाया है और 1 किलो दाल आने पर तुम्हें दिया जाएगा। एक बात तो ये है, क्योंकि नाफेड का कोई भरोसा नहीं कब देगी दाल कब नहीं देगी, लेकिन वादा तो है, देना तो पड़ेगा उनको। इसी तरीके से सब्जी विक्रेताओं का है। सब्जी विक्रेताओं में भी जो इन्होंने जिला प्रशासन जिनको अलाउ करता है उस पर कम से कम इतना वाच रहना चाहिए कि वो सही कीमत पर बेचे। होता क्या है कि 10 रुपए किलो की सब्जी को जो है वो 20-20, 25-25 रुपए किलो में बेचते हैं, उससे जनता में आक्रोश पैदा होता है। तीसरी बात यह कि उपभोक्ता भंडार के जो आप ये किराना के जो वो चलाते हैं उसमें न तो कोई पूरी वैरायटी है और जो कुछ भी है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की वजह से लोग नाराज होते हैं। 3-4 चीजें हैं ये जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ कंटेनमेंट जोन है वहां की बात कर रहा हूँ आपसे। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन तो धीरे धीरे खोलना है। अब लॉकडाउन खोलेंगे, अगर अपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया आपने, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने पर क्या होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे। उनको तो ग्राहक चाहिए, उनको तो आदमी चाहिए, पैसेंजर चाहिए बिठाने के लिए, वो पास में बिठाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको देखने के लिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जरा सोच करके ही कोई फैसला किया जाना चाहिए। तो जैसे स्कूल खुल गए, अब स्कूल खुल गए तो ऑटो में जो है 15-15 लड़के जो है वो एक साथ बैठ करके जाते हैं। मिनी बस, जो प्राइवेट मिनी बसेज हैं, उन प्राइवेट मिनी बसेज को आपने अलाउ कर दिया मान लीजिए, तो वो तो पूरी की पूरी बस भरेंगे, वरना उनकी वाइबिलिटी नहीं निकलती। इसी तरीके से ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग होना चाहिए। अभी कोटा में उन्होंने ज्यादा सैंपलिंग करने का, पहले तो 300 की सैंपलिंग होती थी, लेकिन अब 700 की सैंपलिंग कर रहे हैं। और मैं आपको ये निवेदन कर दूंगा, कोटा में अभी तक 230 के ऊपर करीब 233 या 240 के आसपास जो है वो कुल मिलाकर के पेशेंट निकले हैं। उनमें से 184 तो छूट चुके, वो तो नेगेटिव होकर के उनको तो रवाना कर दिया, सिर्फ 41 बचे हैं।
तो ये जो वहां की जो आपकी ये रिकवरी रेट है वो 75% है। एक मेरा ये निवेदन है कि साहब ये तो आपने बता दिया कि साहब इंटर स्टेट की तो जो है पॉलिसी वो आज कुछ घंटों में जो है वो निकल जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगी। लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात है, जैसे कोटा है, अब कोटा में जो माइनिंग एरिया है वो या तो रामगंज मंडी में है और या फिर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन माइनिंग के जितने भी लीज होल्डर्स हैं वो सब रहते कोटा में। अब उनको एक एक को पास बनाना पड़ता है, रोज का रोज पास बनाने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसी तरीके से जितने भी इंडस्ट्रीज हैं कोटा में, उनमें 50% आदमी तो आज काम कर रहे हैं और 50% की इंडस्ट्रीज चल रही हैं। अब 50% वो ये कहते हैं कि साहब हमारे पास जो लेबर है उसमें 10 से 20% तक तो बाहर की है, बिहार की है, उड़ीसा की है, वहां की है, लेकिन 80% लेबर जो है वो कोटा संभाग की है। कोटा संभाग का मतलब ये कि वाराणसी भी है, बूंदी की भी है, तो वो बेचारे नहीं आ पाते, उनके पास नहीं बनते। तो ये उनको परमानेंट पास उनको बनाना चाहिए, बाकायदा जो है इस बात की इजाजत दी जानी चाहिए। जैसे माइनिंग का है तो माइनिंग का कलेक्ट्रेट में क्यों बने पास? माइनिंग का जो सबसे सीनियर इंजीनियर है वो माइनिंग लीज होल्डर का वो पास बनावे। इसी तरीके से जो आपका इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का कलेक्ट्रेट में क्यों बने पास? डीआईसी बैठी हुई है, डीआईसी को अधिकार दिया जाना चाहिए, रिको को अधिकार दिया जाना चाहिए, वो समझते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में मानेगा। तो जो पासेस बनाने का है, हमारे पास जो फोन आते हैं वो ज्यादातर पासेस बनाने के लिए आते हैं और या राशन के लिए आते हैं। मोटी बात यह है कि साहब इसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रीज के लिए डीआईसी को दो और रिको को दो पावर पासेस बनाने के लिए, माइनिंग के लिए जो है सीनियर माइनिंग इंजीनियर को दें। इसी तरीके से करीब ये मान के चलें आप कि राशन की दुकानों पर जो जिस तरीके से राशन बट रहा है उस तरीके से लोगों में विरोध है। अभी कोटा में 2 इंसिडेंट्स हो चुके, कर्फ्यू तोड़ करके 300 आदमी एक थाने पर इकट्ठे हो गए और 300-400 करीब आदमी दूसरे थाने पर इकट्ठे हो गए। आज भी क्या हो गया? तो वो उनका जितने भी कंटेनमेंट जोन है उनके आपस में उन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि उस एरिया के कंटेनमेंट जोन के अफसर को जो प्रॉब्लम दिख रही है वो कम से कम दूसरे को तो बता दे और बता करके वो जो है वो प्रॉब्लम को सोल्व तो करवा दे। तो बेटे कहाँ बैठे थे? घर पे। लेकिन ये वेबएक्स से जुड़े हुए हैं सर, ऊपर वेबएक्स से जुड़े। ओह, ये वेबएक्स पे दिक्कत होती है। अच्छा, वो आवाज पहुंच रही है आपको धारीवाल जी? आवाज गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट भरत सिंह जी। हाँ, नमस्कार साहब। नमस्कार। बधाई आपको कि आपने पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से देखी है और आपके चेहरे पे चमक दिख रही है। अभी आपके चेहरे पे चमक है, प्रधानमंत्री जी का चेहरा थका हुआ दिखने लग गया है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप कड़ाई से इसका मुकाबला कर रहे हैं और प्रदेश में हालात अच्छे हैं। आप सबका सहयोग है, चला रहे हैं। मैं आपको बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि आप कल प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं। हमारी भावनाओं वहां तक पहुंचाएं जरूर। एक तो यह है कि कोटा में बहुत बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों को बाहर भेजा गया, मगर उसका रिपोर्टेशन यह है कि जो मजदूर है वो हमसे पूछता है कि हमें क्यों नहीं, हमें तो जितने भी मजदूर तीसरी मशीन कल और पहुंचवा रहे हैं, RT-PCR मशीन, जांचों की संख्या
अब देखो मंत्री जी, ये आपका बंद करो। बंद देखो। सुभाष गर्ग साहब आपका माइक चालू है। तो मेरा निवेदन ये था कि प्रधानमंत्री जी तक आप हमारी भावना को ये पहुंचाए कि जब जरूर। देश में इतना बड़ा निर्णय लिया गया लॉकडाउन का, लॉकडाउन एक तरह की इमरजेंसी है जिसमें जनप्रतिनिधि का काम करने का तो अपना अवसर मिलता है, मगर उसकी बात जो है एक तरह से बंद हो जाती है और हमारे चुप रहने में भी आपको मदद मिलती है, जैसा मेरा मानता हूं। आपने हमको मौका दिया और आप सुन रहे हैं हमारी बात, इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जब पूरा प्रशासनिक तंत्र काम करता है और काम अच्छा कर रहा है, मगर उसके बाद भी कमियां इस प्रकार की है कि आप 2 बार टेलीफोन पर बात कर चुके हैं, तीसरी बार आप हमसे संवाद कर रहे हैं, मगर आपके जो अधिकारी हैं, कोटा में संभागीय आयुक्त का पद है, 10 दिन से नए संभागीय आयुक्त आए हैं, वो टेलीफोन उठा के हमसे नहीं पूछेंगे, हमारे विधायकों से नहीं पूछेंगे कि हाल क्या है। आप समीक्षा ले रहे हैं, क्या पीएचडी का सेक्रेटरी वहां से नहीं पूछेंगे कि क्या हालत है? हमसे बहुत सहजता से बात करी जा सकती, हम ही प्रयास करें, हम ही कठिनाई को बताएं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें पता नहीं ये तीसरा चरण चौथे में जाएगा या नहीं जाएगा, आप जो नहीं चलेंगे हम आपके साथ चलेंगे, मगर आपके विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वह सेक्रेटरीट को छोड़ें, संभाग में जाएं, जो बजट की घोषणाएं हैं उनकी समीक्षा करें, उन कार्य को गति प्रदान करें। और जहां तक नरेगा का प्रश्न है, यह मेहरबानी की योजना नहीं है, ये डिमांड ओरिएंटेड वर्क्स हैं और इनको बढ़ाया जाए। और वो विभाग जो इसको कन्नी काटते हैं, फॉरेस्ट का विभाग है, वाटरशेड के डिपार्टमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, उनको आगे होके बड़े पैमाने पे काम लेना पड़ेगा। और इस पहले का आ चुका, उससे पहले का अभी 1 मिनट कट गया, मेरी बात तो गई साहब। एक अंग्रेजी एक अंग्रेजी में, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। एक अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इस कोरोना की जो कठिनाइयां हैं इसमें से भी कुछ अच्छी बातें निकल के आई है, और वो ये निकल के आई है कि जो बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीद होती थी वो सेंट्रलाइज नहीं करके आपने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करी है। एक अच्छा कदम है, आगे आने वाले समय के अंदर भी इसको उसी प्रकार से करें। और जो खास बात मैं जो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाना चाहता हूं कि बड़े लोग, बड़े पद पे लोग बैठे तक लोग बाग जो बड़ी घोषणाएं करते हैं उसको लोग बाग बहुत ध्यान से सुनते हैं। लाल किले से यह घोषणा हुई है कि 2020 तक तुम्हारी किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, और हम बैठे हैं किसान की उम्मीद रख के कि आमदनी दुगनी होगी कैसे। मैं तो आपसे निवेदन ये करता हूं कि प्रधानमंत्री जी को कहें कि जो समर्थन मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो आज बाजार में मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस हो गई है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, विडंबना यह है कि बाजार में उच्चतम कीमत वही है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो इसका प्रधानमंत्री जी दिल खोलकर सारा उत्पाद, गेहूं है, चना है, सरसों है, जो भी जिस पैदा होता है वह सब खरीदे। और ये जो ऑनलाइन व्यवस्था है खरीद की, वो व्यवस्था ही लाइन पे नहीं है, खोलने के साथ ही बोलता है कि कोटा फुल हो गया। आप हमारी भावना को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए कि किसान की आमदनी दुगनी करने का सबसे सहज तरीका यह है कि पूरा माल समर्थन मूल्य पे आप खरीद लीजिए, पैसा उस किसान के खाते में जाएगा, आपको और कोई मंत्र वंत्र नहीं करना। ये आप इतनी सी बात आप प्रधानमंत्री तक पहुंचा दो। धन्यवाद, 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 बहुत धन्यवाद। अच्छे पॉइंट लगाए आपने। कल आप ये भावना पहुंचाएंगे पीएम को। कल्पना जी। नमस्कार सर। नमस्कार। वैसे सब जनप्रतिनिधि ने ये मंडी टैक्स के बारे में आपसे जिक्र करा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ सब मंडी, भामाशाह मंडी जो है, ये टैक्स लगाकर आप कम से कम 50-60 करोड़ का आपका लॉस जो होगा, क्योंकि जो किसान यहाँ आके जो सामान अपना बेच रहा है वो दूसरे आसपास के राज्य में जाके अपना जो सामान बेचेंगे,
तो आपका तो यहाँ वो सारा मंडी टैक्स खत्म ही हो जाएगा। आपको बढ़ाने से पता नहीं क्या फायदा होने वाला है, जो मिल रहा है वो भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो अभी पास के राज्य के किसान यहाँ आके बेच रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। अब इन सब, अगर यहाँ माल नहीं बिकेगा तो जो छोटे फैक्ट्री हैं आपके सोयाबीन के या सरसों के, वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो उद्योगपति हैं उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका माल ही महंगा आ रहा है। तो वो भी अपने फैक्ट्री बंद कर देंगे, तो आपका जीएसटी का भी लॉस होगा। तो इसमें तो सब तरीके से, सब तरफ से, हर तरफ से आपका लॉस होने वाला है। तो इस पे आप बहुत ध्यान करके, मैं तो सिर्फ अपने भामाशाह मंडी की एक मंडी की बात कर रही हूँ, आपके पूरे राज्य में ऐसे अनेक मंडी होंगे। तो यहाँ अगर इतना लॉस हो रहा है तो पूरे राज्य में तो आपका बहुत भड़के ही लॉस होने वाला है। दूसरी बात, अभी जब सब उद्योगपति बैठे बैठे ब्याज उनको देना पड़ रहा है, उनके लिए एक आप रिको या आरएफसी से कम ब्याज का ऋण उनके लिए उपलब्ध कराएं, ताकि इकोनॉमी में एक बूस्ट मिले। तो उनको सबकी तनख्वाह देनी पड़ रही है, उनके जो ब्याज दर हैं वो बकाए चले जा रहे हैं। तो एक उनके लिए रिको और आरएफसी से कम ब्याज पे लोन की व्यवस्था कराएं। ऐसे ही इनके लिए जो इनके अभी बिल हैं, इनका जो फिक्स्ड चार्ज जो इन पे लगाया जा रहा है, ये भी उनको माफ किया जाए। और ऐसे ही किसान और जो आम जनता के बिजली के बिल हैं, उनको कम से कम 2 महीने के लिए माफ करें, तो उनको बहुत, इनफैक्ट जब अभी तो सब किसाने के वो काट रहे हैं और जब्त कर रहे थे, उससे बेटर है कि अभी 2 महीने के लिए कम से कम इनको राहत दी जाए, आम जनता को भी, किसान को भी। एक और समस्या है सर, जो चना और सरसों की बात भगत सिंह जी ने भी करी है, सिर्फ आपने 25% का प्रोक्योरमेंट करा है समर्थन मूल्य पे। तो जो सर्वे किया गया है ये बहुत कम किया गया, उससे कई ज्यादा उसका उत्पाद हुआ है हमारे इलाके में। तो कम से कम इसको बढ़ा के 50% तो करिए, अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो 50% तो बढ़ाइए, ताकि किसान को इसमें अभी जहाँ भी जा रहे हैं लेने के लिए उनको इसका राहत मिलेगा। और जो राजफेड के जो पेमेंट है वो बहुत धीरे हो रहे हैं। अभी जैसे हमारे बोर्ड पाले हैं, 16 तारीख का पेमेंट आज तक नहीं हुआ है, जबकि एफसीआई में 2 दिन में पेमेंट हुआ है। राजफेड तो ये राजफेड आप आगे पेमेंट करें, जल्दी पेमेंट करें किसान को, ताकि बेनिफिट मिले। दूसरी बात सर, गर्मी आ गई है, पेयजल की समस्या ऑलरेडी हमारे इलाके में शुरू हो गई है। मंडाना वगैरह बेल्ट में, छावनी में पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है, इस पे अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और बरसात के पहले जो नाली साफ होने का काम है वो भी बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है। धन्यवाद। राम नाम मिला जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार रामनाथ जी। अब आपको धन्यवाद देते हैं साहब। दिल्ली से मन की बात की जाती है लेकिन काम नहीं हो रहा, और आप हमारी मन की बात सुन रहे हो, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। चलो आपका शुक्रिया। माने सबसे बड़ी बात है, अभी कल्पना जी ने कही, सबने कही, मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरा व्यवसाय कृषि है, मैं आपको सब किसानों की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी बिना बात सुने ही 50% परचेज के लिए 2 मरतबा, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा आपने पत्र लिखा है, और उसके लिए हम आपके आभारी हैं। क्योंकि भारत सरकार जानबूझ करके किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है, आज गेहूं के टोकन के लिए जून जुलाई तक का दे दिया, किसान का गेहूं नहीं बिका है माने, तो कल आप निश्चित तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे रक्षक हैं। कोरोना से आपने बचा रहे थे, आपकी बात प्रधानमंत्री जी मान लेते, 2 दिन पहले लॉकडाउन करते, या आपने कहा जिस तरह से काम करते, या चाइना के किट ईमानदारी से मंगवाते, तो झगड़ा कम होता। इसलिए आप कृपा करके किसान के भाव ना पहुँचा कर, गेहूँ जब भारत सरकार ने 1925 रुपये में लेने की बात करी है,
आपका 4,875 में लेने की बात करिए। यही जो कार्य जो 6 कमोडिटीज है, भारत सरकार ने जबान दी है 30 अक्टूबर 2019 को कम एक कमोडिटीज खरीदेंगे। वो कमोडिटीज क्यों नहीं खरीद रही है? किसान आज चने की फसल को 3900 में 3900 में बेच रहा है, 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है। गेहूं में 250 रुपये का नुकसान हो रहा है, आपके सरसों में 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है। आप प्रधानमंत्री भी ये आप आकर मंडी से ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है मुख्यमंत्री जी, कि मंडी में जो रेगुलाइज मंडी है, बिल्कुल जो मंडीज है, उन मंडियों में रेगुलाइज मंडी है, उन रेगुलाइज मंडीज में ये बेईमानी हो रही है। और हमने फूड कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि से कहा, हमारे कोटा का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेना नहीं चाहिए, वो व्यापारियों के पक्ष में इंटरेस्टेड है। जैसे आपने 2% मंडी टैक्स की बात करी, किसान तो आंदोलन कर नहीं रहा, व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं। मंडी बंद होगी, सस्ते में माल खरीदेंगे। कृपा करके ये तो कर आपको वापस करना ही है या कम करना है, आप निश्चित तौर पर करेंगे, हम आपकी भावना को समझते हैं। ये कोई बात है, क्योंकि खर्चा नहीं है, कोविड-19 में आपको पैसा नहीं दिया, पीएम केयर फंड से आपका पैसा नहीं आया, किट जो है जो आपको पता है, आप बार बार फंड्स की कह रहे हो। सभी स्टेट्स में, सवाल यहाँ का नहीं, सभी स्टेट्स अपने सीमित साधनों से कर रही है, इसलिए वो बात मैं आपसे अर्ज नहीं करना चाहूँगा। लेकिन गेहूं में हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है। कोटा का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जानबूझ करके कम खरीद रहा है। सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है, जो हम राजस्थान को नहीं पूरी कंट्री को गेहूं के मामले में आने वाली है, ये गनी बैग्स को कम मंगवा रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन वाले। यदि जिस प्रकार से सीएफ सेल चालू है, कोटा के मान्य धारीवाल जी ने कहा आदि उद्योग चालू है, जो भी गनी बैग्स के उद्योग है वेस्ट बंगाल में, वो चालू होने चाहिए। नहीं तो बरसात में गनी बैग्स नहीं आएंगे, हमारा माल नहीं खरीदा जाएगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट आप माननीय प्रधानमंत्री जी को ये निर्देश दीजिए, और आपके निर्देश मानते हैं लेकिन देर से मानते हैं, इसलिए नुकसान हो जाता है, कि वो जल्दी से इस परचेज को 50% करें और किसानों को बचाएं। दूसरी बात मेरा ये अर्ज करना है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये शराब की जो बिक्री है ना, गुजरात के प्रधानमंत्री जी हैं, ये गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने की बात करते हैं, तो आपको तो हम गांधीवादी मुख्यमंत्री नहीं कहते, अशोक जी के साथ गांधी का नाम जुड़ते हैं, लेकिन ये शराब की बिक्री पूरे कंट्री में क्यों नहीं बंद करते? प्रचार करते हो, मैं नहीं करना चाहता। पान मसाला बेइंतहा ब्लैकमेलिंग हो रहा है, व्यापारी लोग गड़बड़ कर रहे हैं। आपके बगल में रघु जी शर्मा विराजमान है, मैं आपके माध्यम से उनसे पहुँचाऊँगा, 4 लाख से ज़्यादा मेरे यहाँ एम्बुलेंस चल चुकी है इटावा में, और मैं आभार व्यक्त करूंगा ऊपर वाले का और आपका, का आपने ऐसी व्यवस्था की है। क्या रघु जी, इटावा में हम कोरोना से मुक्त हैं। मैं बूंदी में बैठा हूँ, बूंदी कोरोना से मुक्त है, तो स्वास्थ्य मंत्री जी धन्यवाद, प्रधान मुख्यमंत्री जी को तो क्या दें, आपको देंगे कि आप हमारे ऊपर कृपा कर रहे हो। लेकिन आपका जो CMDHO है कोटा में 50 से ज्यादा डेपुटेशन बिना किसी इजाजत के किसी न किसी कारण से करता है, वो हमारे इंटरेस्ट में क्या थोड़ा सा कहिए। दूसरा मेरा अर्ज करना है माननीय, हमारे हम दो तरफ मध्य प्रदेश से आपको पता है, आपने मुझे सुरक्षित की जगह भेज दिया था, आपकी कृपा हो गई, जो MLA बन गया। मध्य प्रदेश 2 तरफ से गिरे हुए हैं हम, वो मध्य प्रदेश के लोग आ रहे हैं और इटावा में वो लोग आते हैं, तो एक तो हमारी वहाँ सुरक्षा पुलिस चौकी जो आप मिठोद में और सेनाउदा में लगाते हो गर्मी के दिनों में, क्योंकि चोर उच्चे की उस साइड से आते हैं, उसको थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया जाए। एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद रामनाथ जी। ये एक बात कह के मैं अपनी बात श्रोता समाप्त करूंगा, और वो सबसे बड़ी बात है, कोई सब उद्योग धंधे चलाने की बात कर रहे हैं, किसान को जो नुकसान हुआ है, आज भी किसान धक्के मार रहा है, पुलिस के द्वारा घर में जाने की दिक्कत आ रही है। उद्योग वालों ने मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया, सहयोग नहीं किया। ये तो धन्यवाद आप लोगों को कि आपने सहयोग किया। सब जितने भी दानदाता हैं, सब हैं, विधायकों को, सबको आपके निर्देश के अनुसार हमने सब कुछ दिया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में एक बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप 10 किलो
व्यक्ति जिनको नहीं मिल रहा खाद्यान्न उनको देने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ फूड कॉरपोरेशन से नहीं खरीदें, नहीं तो ये माननीय कल्पना जी की पार्टी है कि हमने गेहूं दे दिया ना, अभी कहते हैं ना हमने नरेगा में दे दिया ना, ये कोविड-19 में दिए। इसलिए मेरा अर्ज करना है वो 19 किलो में आपको हम गेहूं देंगे, 200 करोड़ रुपए आपको बचा देंगे। ये सीधा मार्केट से राजपेट के माध्यम से खरीदे। एक हमारे साथ बेईमानी हो रही है, 250 क्विंटल सेंटर में चल रहे हैं, ये फूड कॉर्पोरेशन वाले इजाजत नहीं दे रहे हैं। किसान मारा फिर रहा है, कहीं करप्शन हो रहा है। इसलिए फूड कॉर्पोरेशन को कंट्रोल कीजिए और प्रधानमंत्री जी को आप निर्देश दीजिए। बातें बहुत है, आप करते रहेंगे। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। अब कोटा के बच्चे मदन दिलावर नहीं, मदन दिलावर, हाँ, मदन दिलावर मदन दिलावर जी। नंबर नहीं बोलना। नेताजी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट। बहुत ही शॉर्ट कहूँगा, मेरे पास 8-10 बिंदु हैं, ज़्यादा नहीं है। मैं एक तो निवेदन करना चाहूँगा, जो क्वारंटाइन आपने किया है इसके कारण से राजस्थान में कोरोना बहुत फैला है। क्योंकि क्वारंटाइन कराने का तरीका ये था कि कम से कम 60 वर्ग फीट का एरिया एक को होना चाहिए था, या अलग से एक स्पेस होना चाहिए था, कमरा होना चाहिए था। यहाँ 20-20, 30-30 एक के क्वारंटाइन सेंटर में रहते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में संदिग्ध रोगी रहते हैं। यदि उसमें से एक भी संदिग्ध निकल जाता है पॉजिटिव, तो सारे के सारे उससे मैक्सिमम निकलते हैं। इसके कारण से राजस्थान में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये आपकी कहीं कहीं भूल हुई है, गलती हुई है, या कहीं कहीं आप दबाव में थे, इसके कारण से ये सब आपको करना पड़ा, जो नहीं करना चाहिए। और इसके ये सबसे बड़ा अपराध है हमारा कि हमने राजस्थान की जनता को इतना दुख दिया है। इसके कारण से पूरा राजस्थान परेशान है। यदि क्वारंटाइन ऐसा नहीं कराते तो ऐसा नहीं होता। दूसरा मेरा निवेदन है कि क्वारंटाइन सेंटर में आपने कहा था कि 2460 रुपया 2440 रुपया एक पर हम खर्च कर रहे हैं। आपने जरूर कोटा में, लाडपुरा में, मकबरा में, घंटाघर में किया होगा, रामगढ़ में किया होगा। बात सुनिए, ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, उनकी भारत सरकार की। यस, मैं बात सुनिए, ये गाइडलाइन भारत सरकार की थी जो आपने पढ़ी है, इसलिए मैं कहा। बात सुनिए, उन्होंने कोई ऐसा नहीं समझे पहले इतने खर्च हुआ, ऐसा नहीं है। गाइडलाइन थी कि इस लिमिट तक खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि उतना पहले खर्च हुआ है, जो एक बार मेरे आगे अखबारों के अंदर उसका आप कोट कर रहे हैं। ये भारत सरकार के निर्देशन हो रहा है। ये भारत सरकार के निर्देश से अच्छा था, लेकिन उसकी पालना पूरी तरह से होनी चाहिए थी। रामगढ़ मंडी में क्वारंटाइन करने वालों को पानी नहीं मिल रहा है, मास्क नहीं मिल रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं मिल रहे हैं। कोटा में 50-50 लोग एक में रह रहे हैं। वो जो रह रहे संदिग्ध रोगी, वो कर्मचारियों को पकड़ने जा रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारा गड़बड़ अपनी गलती के कारण से पूरे राजस्थान प्रदेश को नुकसान भोगना पड़ रहा है। दूसरा निवेदन है कि आपने निर्देश दिए थे, मैंने बीसी में आपसे सुना भी था, कि आप 21 रुपए किलो में अनाज खरीद करके ऐसे लोगों को देंगे जो खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं है। परंतु एक भी किसी व्यक्ति को मिला हो तो राजमंडी विधानसभा क्षेत्र मुझे सूची बता दे कि ऐसे व्यक्ति को दिया। एक भी व्यक्ति को नहीं दिया, भूखों मरने की स्थिति में है। मैं बधाई देना चाहता हूँ भामाशाहों को, दानदाताओं को, तो उन्होंने उनको जिंदा रखा है। अपनी तरफ से तो लोगों की अभी तक की कई सारी मौतें हो जाती भूख के कारण से, लेकिन मैं बधाई देना चाह रहा हूँ भामाशाहों को। और आपके कारण से एक व्यक्ति को भी अनाज नहीं मिला है, जो खाद्य सुरक्षा सूची शामिल नहीं है ऐसे लोगों को। और रामगढ़ मंडी विधानसभा क्षेत्र खनन क्षेत्र है, वहां से आसपास के सारे मजदूर आते हैं, और वो मजदूरों के पास राशन कार्ड वहां का तो है नहीं, और बहुत सारे महीनों से, सालों से वहां काम कर रहे हैं, तो वहां का भी राशन कार्ड उनका नहीं है, क्योंकि कई महीने से लिया नहीं। तो ऐसे लोगों को राशन नहीं मिलने से बहुत परेशानी में। मेरा निवेदन ये था कि ऐसे सब लोगों को राशन मिलना चाहिए था, पर वो नहीं मिल रहा। आपकी घोषणा कहाँ गायब हो गई मुझे पता नहीं। आपकी घोषणा का अक्षर से पालन अधिकारियों को करना चाहिए था। मैंने खाद्य आपके फूड कमिश्नर से ही बात की थी, उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई योजना नहीं है। मैंने आपके डीएसओ से बात की तो उन्होंने कहा ऐसी भी कोई योजना नहीं कि हम ऐसे गरीब लोगों को बांटेंगे, हम तो जो खाद्य सुरक्षा सूची में नाम है उन्हीं को देंगे, उनका अतिरिक्त नहीं देंगे। परंतु दिया गया। कोटा शहर में जहां घंटाघर था, मकबरा था, लाडपुरा था,
वहां पर दिया गया। जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उनको भी दिया, जिनके पास था उनको भी दिया, जो खादी सुरक्षा थे उनको भी दिया, लेकिन शेष एरिया कोटा के में नहीं दिया। जहां जहां कर्फ्यू, यदि मान भी लेकर कर्फ्यू लगा एरिया भी दिया है, तो और जगह भी कर्फ्यू लगा था, वहां नहीं दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा जनता के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? मैं चेक क्या हम एमएलए नहीं है? चेक करवा लेंगे, डोंट वरी। चेक धारीवाल जी एमएलए हैं जो इस प्रकार का होगा? हम भी एमएलए हैं, हमको भी जनता ने चुन के भेजा है, वो भी राजस्थान की जनता है आपकी, उनको भी मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरा मेरा निवेदन था कि कोरोना जो योद्धा माना है हमने, उन सब लोगों को माना है जो उस पर काम कर रहे हैं, परंतु इसमें संविदा कर्मी भी कर रहे हैं। तो मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा है, हमने संविदा कर्मियों को उसमें नहीं माना, और इसके कारण से बहुत परेशान हैं और बहुत टेंशन में रहते हैं। लगातार हमारे पास इस प्रकार के फोन आते हैं। मेरा एक निवेदन है, लॉकडाउन की पूरी तरह पालना हो रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे आप जानते हैं रामगंज, वहां नहीं होती, कभी भी 1000 लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। कोटा में, मकबरा में, लाडपुरा में आते, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये पर्टिकुलर क्षेत्र में कार्रवाई नहीं होना, शेष जगह पर कार्रवाई होना क्या दिखाता है? कौन दबाव डाल रहा है आपके ऊपर? केवल 1-2 एमएलए से आप डर जाते हैं, धारीवाल से डर जाते हैं, 2 राजस्थान के एमएलए से डर जाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा निवेदन सुने, मेरा बहुत धन्यवाद। लगातार डॉक्टरों पर हमला हो रहा है। संदीप शर्मा जी, पुलिस पर हमला हुआ, लेकिन आपने एनएसए नहीं लगाया। आखिर में कौन सा दबाव था आपके ऊपर? और स्टेट लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं लगा रहे? कितने लोगों को पिटवाओगे, कितने लोगों को मरवाओगे माननीय मुख्यमंत्री जी? चलो ठीक है, धन्यवाद। संदीप शर्मा जी, संदीप शर्मा, वेट के बारे में, अशोक डोगरा, मैं मंडी शुल्क के बारे में। अशोक डोगरा जी, नमस्कार साहब। नमस्कार भैया। मेरे पास सुरक्षित है। आपको धन्यवाद सर, आपने सबको इस महामारी के विषय में सब एमएलए से एमपी से राय मशवरा ले रहे हैं, उसके लिए आपका आभार। हमारा जिला ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, बहुत खुशहाल है, यहाँ की पब्लिक की भी 2 जिले राजस्थान में बच्चे, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे पूरा सुन ले। अरे बात सुनना भाई, बात हुई आपसे, बात हुई आपसे, मेरी वो बाकी 2-4 बात हुई, बाकी लोग एमएलए बात होगी भैया, काफी लोगों से बात करनी है, वो तो उसके लिए आप तो चल रहे काफी लोगों ने बात करनी है। अशोक जी बोलो आप। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा मेरे से पहले के ने कहा कि ये जो मंडी टैक्स लगाया है, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हूं, इसलिए मुझे नहीं सुनोगे, और को तो बहुत समय दोगे। रामनाथ जी को आपने बहुत समय दिया है, माने भरत सिंह को बहुत समय दिया है, धारीवाल जी को बहुत समय दिया है। मैंने कौन सा अपराध किया ऐसा? मेरी बात क्यों नहीं सुनोगे? मेरा निवेदन आपको मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सुबह से बैठे हैं। डोगरा जी बोलो। डोगरा जी बोलो ना आगे आप। जो मंडी टैक्स 2% एक्स्ट्रा लगाया है, पहले 1.60 था, 3.60%। इसका सीधा मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन भी इसको कम मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी, पहले डोगरा जी की सुन लो, उसके बाद आप बोल लेना। डोगरा जी चालू हो गए, उनको तो सुन लो पहले, डोगरा जी को। मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है आपसे। अरे बोलो भाई, 2 मिनट डोगरा जी रुकिए, आप बोलिए। हाँ, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं ये कि आपने मंडी शुल्क बढ़ा करके एक काश्तकार से 7,200 रुपये ले रहे हैं आप, क्योंकि इसलिए ले रहे हैं 72 रुपए बोरी पर आप टैक्स ले रहे हैं। एक क्विंटल अनाज बेचते हैं तो 72 रुपए टैक्स ले रहे हैं, और यदि उसके 10 बोरी 1 बीघे में निकलता है तो 720 हो गया। 10 बीघा खेत है तो 7,200 रुपया एक काश्तकार से, काश्तकार पर 7,200 रुपया आप टैक्स लेकर के अन्याय कर रहे हैं। आपने वेट लगा दिया पेट्रोल पर, वो भी किसान के ऊपर डीजल पर जा रहा है, तो किसान तो चारों तरफ से मारा जा रहा है। तो इसको कम करिए, आपको लाभ नहीं होने वाला, स्टेट को लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि आसपास की जो स्टेट, दूसरे स्टेट हैं, वहां जाएंगे लोग, बेचने के लिए जाएंगे, वहां हमको टैक्स पूरा नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है, इसको वापस लें। जैसा धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब ठीक है, हाँ सर। दूसरा सर, मेरा ये निवेदन था कि जो बिजली पानी के बिल हैं, वो कम से कम मार्च से लेके जब तक कोरोना चले, जब तक या तो सरकार उसको माफ करे,
गरीब आदमी का अभी मार्च में जो आखिर में बिल जमा होना था वो लॉकडाउन की वजह से जमा नहीं हो पाया। अप्रैल में जो बिल आया उसमें उसकी पेनल्टी लग के आई। अब 4,000, 4,500, 5,000 ऐसे लोगों के बिल आए जिनके पास खाने का, जिनकी दुकानें आज 1.5-2 महीने से बंद है, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो इनको इस पर सोच के अब ये बिजली वाले इनको बिजली काट जाएंगे, तो इनको किसी न किसी तरह की कोई रियायत हर हालत में मिल जाए, इससे इनको बहुत राहत मिलेगी। तीसरा, जो गेहूं खरीद के केंद्र हैं, वो जितने केंद्र हमारे बूंदी जिले में सैंक्शन है वो पूरे चालू नहीं हो पाए। कुछ पे तो टेंडर नहीं आए, कुछ चालू नहीं हुए। तो एक तो पूरे केंद्र चालू हो, किसान इतना परेशान है, रोज बारिश आती है। तो दूसरा क्या है कि उनकी क्षमता, आप बूंदी में जहाँ 25,000 क्विंटल हर बार रोज खरीदते थे, इस बार 4,000 क्विंटल ही खरीदते हैं। कहाँ 5,000 क्विंटल खरीदते थे, भाई 1,000 क्विंटल ही खरीदते हैं। तो किसान परेशान हो रहा है, इनकी क्षमता बढ़ाई जाए। तीसरा ये था कि पेयजल की व्यवस्था, सब कोई स्कीम नहीं बनी। पेयजल की व्यवस्था सब गांव में बिगड़ती जा रही है, शहर में बिगड़ती जा रही है। तो उसके लिए जैसे एमएलए को वगैरह हैंडपंप लगाने का अधिकार नहीं, तो ग्राम पंचायतों को दिया जाए। और जो पहले चांदा जी ने कहा कि सब जो जनता जल योजना है उसमें बहुत सारे कनेक्शन कटे हुए हैं, उसकी कोई व्यवस्था करा के उनको बड़े गाँव में जनता जल योजना चालू कराई जाए, ताकि उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। तीसरा, इस लॉकडाउन में बिजली की कटौती कम से कम हो। बिजली कटौती होते ही बिजली जाते आदमी घर से निकलता है, बिजली कटौती नहीं होगी तो आदमी घर से कम निकलेगा। तीसरा ये था कि जो श्रमिक और प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं उनको आप जल्दी यहाँ आए, क्योंकि वो लोग इतने परेशान हैं, उनके फोन आते हैं। पहले वक्ताओं ने कहा है, तो उनको जल्दी से जल्दी लाने की व्यवस्था करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। चंद्रकांत मेघवाल, हाँ, नमस्कार। मातृत्व दिवस है और आज के दिन सम्मान्य पूर्व सीएम साहिबा हमारे वसुंधरा जी सामने विराजमान है और आपसे भी रूबरू वार्ता हो रही है। निश्चित तौर पर जनता की समस्याओं को आपके सामने हम लोग इस बहाने रख पाएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ आपको। मंडी टैक्स की सभी माननीय विधायक, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, उन्होंने इस बात को रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं न कहीं ये जो टैक्स लगा है वो कम होगा और इससे सीधा फायदा किसान का होगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि जिस तरह से हमने जिले को 3 कैटेगरी में बांटा है, रेड और ग्रीन और ऑरेंज, उसी तरह से अगर हम प्रत्येक उपखंड मुख्यालय को भी हम कैटेगरी में बांटेंगे तो उससे जो हमारे उपखंड स्तर के अधिकारी हैं उनको परमिशन देने में आसानी होगी, क्योंकि अधिकारी इसमें असमंजस में है और उनको डर लगता है कि हम लोग दूसरे उपखंड में जाने की किस तरह से परमिशन दे। ये मेरा निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में संचार सुविधा से कम 3 दर्जन गांव वंचित है और अभी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कल भी एग्रीकल्चर के एग्जाम है कुछ बच्चों के। तो ऐसे में जहाँ कहीं हमारे टावर लगे हुए हैं, चाहे एयरटेल के हों चाहे किसी दूसरी कंपनी के हों, तो उसकी रेंज बढ़ाई जाए। और अगर कहीं भी हम इस तरह से और भी टावर लगाने की बात आती है तो मुझे लगता है कि मोबाइल पे कम से कम वो लोग बात कर सकेंगे, क्योंकि मेरी विधानसभा में बहुत बड़ा एरिया आज भी दूरसंचार विभाग से कोसों दूर है, वो मोबाइल से भी वार्ता नहीं कर पाते। ये मेरा निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन है कि पेयजल की किल्लत अभी बहुत ज्यादा आ रही है और इस समय में अगर 100 हैंडपंप जिस तरह से पहले हम लोग देते आए हैं उसी तरह से अगर प्रत्येक विधायक को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो, तो निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और कम से कम 20 सिंगल फेज जो ट्यूबवेल हम लोग लगाते हैं वो भी दें, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स अधूरी है, वो पूर्ण नहीं हो पा रही और कुछ अधूरी स्कीम्स मेरी विधानसभा की है, उन्हें भी पूर्ण किया जाए। ये मेरा निवेदन है। एक मेरा निवेदन है कि हमारे पशुपालक बहुत ज्यादा संख्या में मेरी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और कोटा में भी रहते हैं। इनके साथ जो खल चूरी बेचने वाले व्यापारी हैं, आप देखिए एक दिन में 2-2 बार रेट बढ़ा देते हैं और किसी का इस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा, तो इससे उन्हें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कम से कम पशुपालक का ध्यान रखते हुए जो खल चोरी पे मन मर्जी से जो रेट वसूली जा रही है उस पर हम लोग अंकुश लगाएं। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो हमारे डॉक्टर्स ने
एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया इस राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, उन्हें हम धन्यवाद तो देना चाहेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी मेरा निवेदन है कि जो विदेशों से MBBS करके जो डिग्री लेकर आए हुए हैं, अगर उन्हें भी हमारी सरकार मौका देगी तो ये एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके लिए हम प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजें, ये मेरा निवेदन है। मेरा निवेदन है कि नरेगा में धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत शॉर्ट में अपनी बात को रख रही हूँ साहब में। मेरी विधानसभा में सब्जियों का बहुत बड़ा उत्पादन होता है और उन्हें प्रॉब्लम ये आती है, अभी भी हम लोगों ने अधिकारियों से बातचीत करके उसको समाधान किया, लेकिन उसमें परेशानी ये आती है कि जब जिले से बाहर हमारी सब्जियां जा रही है, जैसे भिंडी है, भिंडी को 2-3 दिन लग जाते हैं, उससे उसका कलर भी ब्लैक हो जाता है और उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। तो मेरा निवेदन है कि उनकी जो भिंडी की जो सब्जियां हैं उन्हें दूसरे जिलों में जाने में आसानी हो, ऐसी व्यवस्था हो। साथ ही जो हमारे राजफेड़ के जो कांटे लगे हुए थे, एक भी राजफेड़ का कांटा चालू नहीं हो पाया। मेरा निवेदन है कि FCI के चल ही रहे, लेकिन राजफेड़ के कांटे उन पर भी तुलाई हो। साथ ही साथ जो राशि वसूली जा रही है, क्योंकि हर कांटे पे दिक्कत आ रही है, जैसे पिछली बार 20 रुपए पर बोरी से उन्हें एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, जो कि जबकि हमारी रेट है 5 रुपए कुछ पैसे, वो लेते हैं तो ठीक है, लेकिन ज्यादा ले रहे हैं तो ये किसान के साथ एक बहुत बड़ी लूट कसोट है। और दूसरा मेरा निवेदन है साहब, मैं बिल्कुल 5 माह है, ये 5 माह है। बिल्कुल अपनी बात को खाद्य सामग्री में साहब एक बहुत बड़ा पूरे राजस्थान में आपको करना पड़ेगा। जिस तरह से अगर कहीं पे राशन की संख्या कम है, उसे सामग्री ज्यादा वितरण हो रही है। जैसे इंद्रपुरिया हमारा गांव है, वहां पर सामग्री को बांट ही नहीं पा रहा क्योंकि राशन के लेने वाले नहीं है और कोटा कम है। तो ये जो असंतुलन है, इस असंतुलन को हम लोग संतुलित बनाकर खाद्य सामग्री का वितरण करें। धन्यवाद आपका। एक बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को हो सकता है। और मैडम हम नरेगा हमारी निकायों में चालू करने के लिए करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। ही कुछ पॉइंट रहेगी आपका बोलना आपको? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। कोटा में चीज है, उसमें से 50% इंडस्ट्री से चालू हो गई, लेकिन वो 50% की लेबर उनके पास है जो उन्होंने अब अपने पास रख रखी थी, जिनको भोजन भी वो दे रहे थे और अपने पास ही जो है उनको सुला रहे थे, वो तो रह गए। लेकिन मोटे तौर पर 30% कोटा की इंडस्ट्रीज में 30% लेबर वो भी है, कोटा की इंडस्ट्रीज में 30% लेबर वो भी है जो कोई बारा की है, कोई बूंदी की है, कोई झालावाड़ की है, उनको आने में दिक्कत आती है। तो इसलिए उनके जो पासेस हैं वो DIC को अधिकार, या तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज DIC को अधिकार देना चाहिए या रिको को अधिकार देना चाहिए। धन्यवाद जी, मेरी बात सुनो। ये आपने जो पॉइंट इम्पोर्टेंट उठाया है, आज रात को इसका फैसला कर लेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट वालों का सब हो जाएगा, आज सब हो जाएगा। नहीं, इसी तरीके से माइनिंग वालों का ऐसा, क्योंकि कोटा के जो माइनिंग एरिया है वो या तो बूंदी में है और ये रामगंज मंडी में है, लेकिन माइनिंग के लीज होल्डर जितने भी हैं वो सब कोटा रहते हैं। अब उनको पास के लिए जो है कलेक्ट्रेट में जाना पड़ता है, तो माइनिंग इंजीनियर आज पास वाला मामला सब हल कर देंगे, रात को मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये साहब, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये अपन को हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोरोना का एक सेंटर स्थापित करना चाहिए परमानेंटली। सामुदायिक भवन बने हुए हैं, हर जगह बने हुए हैं सामुदायिक भवन, हर शहर में बने हुए हैं। उन सामुदायिक भवन को जो है इसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आने वाले आगे भी रहेगी। तो इसलिए इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने पहले भी निवेदन किया था आपसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंस नहीं रहेगी, ये सब बातें हैं। अब ये जो कोटा के जितने भी MLAs हैं, इन्होंने कुल मिलाकर के सहयोग तो दिया है, लेकिन इनकी विचारों की लाचारी है कि इनको अखबार में सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ तो छपवाना ही है।
इसलिए छपाना पड़ता है। अच्छा, जहाँ तक मजदूरी का सवाल है, उनका तो मुझे भी समय देना। मानसिक स्थिति उनकी किस प्रकार की है? हो गया। धन्यवाद आपका सबका। अशोक चांदना जी हैं। मुख्यमंत्री जी, एक निवेदन और था मेरा। भाई आप क्यों कर रहे यार? नेताजी आप क्या बात बंद करो इसको। एक निवेदन और था मेरा। बोलिए। कि अपने इस पीरियड में बहुत सारे त्योहार आए, नवरात्र भी आए, रमजान भी आए, सब आए, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन रमजान के में तो सबको पूरी तरह से सब सुविधाएं दी गई। नवरात्र में पूजा की सामग्री उपलब्ध नहीं कराए, उपवास का सामान उपलब्ध नहीं कराया। आप मुझे बताइए, आप लिख के दो, मैं हल कर आए, रामनवमी आए, ऐसा आप लिख के दो, हल कर देंगे। आप जो उनको इस प्रकार की सामग्री की लिख के भिजवा दो, हल कर देंगे। आप हिंदुओं के साथ इतना अन्याय क्यों किया? प्रभारी मंत्री, धन्यवाद आपका। प्रताप सिंह जी, आप प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह जी। सब माइक आवाज नहीं आ रही है। आश्चर्य में सबसे पहले अब आ रही है। कि सुबह से आप लगातार सबकी बात सुन रहे हैं और सबकी बात सुनने के बाद आपका जो उत्साह है, उमंग है, वो वैसा ही है जैसा सुबह था। मैं एक बात कह सकता हूं कि कोटा का और बूंदी का जो स्थिति मैंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की थी अधिकारियों से, इसमें कोई दोहराई नहीं। पूरे राजस्थान के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसके रिजल्ट अब आने लगे। मैं इतना ही कहूंगा कि टीवी पर अब ये आज से 2 दिन में चेंज हुआ है, लोगों में डर भी कम होने लगा है कि हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल संख्या आ रही थी उसमें ये नहीं आ रहा था कि भाई इतने लोग ठीक हो गए, तो अब ये संख्या कम करके दिखाना शुरू कर रहे हैं। ओवरऑल जो पूरी गिनती दिखाते हैं ना, उसमें हमारे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट लगातार हम दिखाते हैं तो लोगों में डर निकले और वो डर निकलने लगेगा। अभी बात हो रही थी पॉलिटिकल बात तो अपनी जगह, पूरे राजस्थान में एक ही आवाज नहीं आ रही प्रताप जी। और भारत सरकार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आपके ऑफिस के जरिए राजस्थान, ये भी क्या हुआ है, क्या इंटरनेट है क्या? ये तो अपने घर से तो फिर क्या बात हुई? फोन है तो आईपी वाला। आईपी हाँ, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही, अब आई आवाज, वापिस नहीं आई। क्या बात है भाई, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं देखते? देखो ना ये क्या आ रहा है। अब आई आवाज, बोलिए आप। आइए को आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं। अपने सिस्टम का ही पर क्या गड़बड़ी होगी? जारी वाली हमारा सिस्टम तो ठीक है बिल्कुल। हाँ, अब बोलिए। बीच बीच में आ रही है। मंत्री जी, मैं ये निवेदन कर रहा था, हाँ, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप पूरे स्टेट से जुड़े हुए हैं, सबकी बात सुन रहे हैं। आ रही है अब मेरी आवाज? आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप सुबह से जुड़े हुए हैं। मैं ये मानता हूं कि कोटा और बूंदी की कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हमने अधिकारियों के साथ की थी, उसमें जो बात निकलकर सामने आई, उसमें काम में कोई कमी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है पूरी स्टेट में कहीं। ये इस वक्त ऐसी बीमारी है जो ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सब में बराबर से आ रही है। जहां जिसने लापरवाही की, जिसने गलती की, उसको पकड़ लेती है। और ये बीमारी इतनी खतरनाक चल रहा है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि सच बोलो को ईमानदारी से, और जो क्या बात में रहेंगे। इस वक्त मैंने आपसे 200 विधायकों को मैंने आपसे कहा
2 करोड़ रुपए दिए, हमने 2 करोड़ रुपए दिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में। वैसे हर विधानसभा क्षेत्र में यदि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सहायता कोष के जरिए राशन सामग्री के लिए पैसे देगा तो वहां राशन सामग्री बड़े तरीके से बंट पाएगी। वह क्या है कि ये कोई कांग्रेस बीजेपी का कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे तो जो विधायक आगे बढ़कर काम करने के लिए आगे आ रहा है और अपने विधायक फंड का यूज कर रहा है, वहां राशन सामग्री तेजी से बंट रही है। लेकिन ये पहला स्टेट मैंने देखा है कि मान लीजिए जयपुर में यदि सिविल लाइंस में हवा महल में 2-2 करोड़ रुपए दिए तो भी बराबर सामग्री बटी है। ये बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त कोई कंपटीशन नहीं है। इस वक्त तो आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही प्रधान जी, नेट कनेक्टिविटी आवाज नहीं आ रही, नेट कनेक्टिविटी आवाज नहीं आ रही। बाद में फिर लास्ट में आप इनको लास्ट में कोई बात आवाज ही नहीं आ रही आपकी। ऐसे कह रहे हैं, कोई बात नहीं। बाद में बुलवा देंगे। प्रमोद जैन भाया जी, 12 प्रमोद जैन भाया। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपके नेतृत्व में बाना जिला के सभी अधिकारी बहुत ही मन से काम कर रहे हैं और इसी की परिणति है कि अभी तक बाना ग्रीन जोन में है। एक बच्ची पहले पॉजिटिव मिली थी, तो वो मध्य प्रदेश से आई थी और 12 में मात्र उसका ठहराव 5-6 घंटे रहा था, फिर वो इलाज के लिए कोटा चल गई थी। वो वहाँ उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। आज एक पुरुष और एक महिला 2 पॉजिटिव मिले हैं। ये दोनों इलाज, एक महिला तो प्रेग्नेंट है और जो पुरुष है वो आपसी झगड़े के कारण घायल हुआ था, तो दोनों इलाज के लिए कोटा भर्ती थे। तो अभी ये संशय है कि भाई ये पॉजिटिव कोटा हुए हैं या 12 हुए हैं। फिर भी प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिस क्षेत्र के वो रहने वाले हैं पुरुष और महिला, वो वहाँ पर 0 मोबिलिटी लागू कर दी गई है। साथ ही मेरा निवेदन है साहब कि 12 एक आदिवासी जिला है और साथ में जो 3 MP बॉर्डर के जिले हैं वो भी रेड जोन में हैं। इसलिए यहाँ लोगों की मांग है कि यहाँ भी कोरोना जांच की बड़ी मशीन जिला चिकित्सालय के लिए उपलब्ध कराई जाए। तो मेरा आपसे भी विशेष अनुरोध है बाना के तमाम जन की ओर से, और माननीय चिकित्सा मंत्री जी भी विराजमान है, उनसे भी मेरा विशेष अनुरोध है कि बाना के लिए जल्दी आप उपलब्ध कराएं। जब तक हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वैसे आपका बाना जिले पर विशेष आशीर्वाद रहा है और हमें पूरा भरोसा है। साथ ही मेरा निवेदन है सर कि ग्रामीण क्षेत्र में बाना जिले में अच्छी पैदावार हुई है और बाना जिले की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर ही निर्भर है। कुछ जो इस कोरोना महामारी में जो अर्थव्यवस्था ठप हुई है, उसके कारण मध्य वर्ग का जो तबका है वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है। कल आपकी प्रधानमंत्री जी के साथ VC है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको उचित लगे तो कल आप सुझाव रखें कि मध्यम वर्ग के लिए केंद्र सरकार विशेष पैकेज जारी करे, ताकि मध्यम वर्ग जो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है उनको संबल मिल सके। सर, इसमें आवागमन की परमिशन में जो पहले ऑनलाइन, अभी जो ऑनलाइन सिस्टम जो चालू किया है उससे लोगों को परेशानी बढ़ी है। पर परमिशन में 2-3 दिन लग जाते हैं, तो उसकी जगह ऑफलाइन सिस्टम जो पहले था वही लागू किया जाए ताकि लोगों को असुविधा कम हो सके। बाकी बाना जिले में अभी तक ईश्वर का और आपका पूरा आशीर्वाद है और हम सब मिलकर जितना हो सकता है सभी NGO संस्था सभी को साथ लेकर, सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर अच्छे से अच्छा करने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। आपकी बहुत धन्यवाद। निर्मला चेहरा जी, निर्मला जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर बाना जिला एक आदिवासी जिला है। मैं चाहती हूँ कि हमारे बाना जिले में, मेरे किशनगंज शाहबाद में अधिक से अधिक NM, GNM
जो अभी जो भर्ती हुई थी सर, उसमें बहुत कम लगाए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे 12 जिले में जो 12 से GNM NM कर रखी है सर, उनको अगर 12 में ही भेजा जाए, क्योंकि मेरा शाहबाद एरिया पूरा ड्राई एरिया और मध्य प्रदेश से सटा हुआ और पूरा एरिया मेरा खाली है। ठीक है, लगा देंगे। लगा देंगे, लगा देंगे। सर मेरा एक और है कि मेरे क्षेत्र से यानी कि पूरे 12 जिले से गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यानी कि बाहर जो मजदूरी करने गए हैं, वो डेली उनके हमारे पास फ़ोन आते हैं, वो हमारे यहाँ आना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन्हें या तो वहाँ खाने की, वहाँ स्टेज पर खाने की व्यवस्था करें, ताकि वो गुजरात में हैं शेरिया और बाकी के जो गए हैं वो वहाँ पर भूखे रहते हैं, ना उनको समय पर खाना दिया जाता। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ बात करके उनको हमारे यहाँ 12 जिले में भेजें, यही मेरा अनुरोध है। बाकी का आपका आशीर्वाद, अब प्रशासन पूरा कोरोना के इस पर काम कर रहा है। पानाचंद जी धन्यवाद आपका। नमस्ते सर। नमस्कार भाई। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में कोरोना को लेकर जिस प्रकार से रोकथाम आपको बोलिए, भाग्यशाली मानते हैं आपको कि आपके तीसरे कार्यकाल में हमने लगातार 3 बार काम करने का मौका मिला और राजस्थान में आपने चाहे वो 1998-2003 की बात करो, जो काल की प्रबंध व्यवस्था की है, या 8 से 13 में काम किया या अभी कर रहे हो। कुछ लोगों की जो एक आलोचना करने का काम है, लेकिन आपने जो कल परसों जो स्टेटमेंट दिया कि राजनीति और सियासत करने का मौका आगे भी आएगा, अभी हम सब मिलकर कोरोना से लड़ें और इस पर विजय प्राप्त करें। मेरा आपके 12 जिले से संबंधित कुछ तथ्य हैं कि आपने 12 जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी बजट में। हमारे 12 से जिला कलेक्टर के द्वारा उसकी जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा हुआ है। कोविड-19 मेडिकल कॉलेज की जो फाइल जयपुर भेजी गई है, सचिवालय में है, लगभग 2 से 3 महीना हो गया। तो अगर वह कि आपने निरोगी राजस्थान का जो सपना देखा है, क्या बोला जमीन की दिक्कत है बता रहे हैं। आपने निरोगी राजस्थान का जो सपना देखा है, आपने 15 मेडिकल कॉलेज की जो सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की है, तो अगर हमारा सपना है कि आपने उसकी घोषणा की और आप उसका लोकार्पण करें, इसलिए इसकी फाइल को जल्दी निकाला जाए। दूसरा, जो हमारा 12 जिले में नहीं, पूरे हाड़ौती में लहसुन की सबसे ज्यादा पैदा हुई है साहब, और अभी सब जगह मंडियां बंद है और लहसुन की खरीद केवल 1-2 जगह हो रही है, तो किसान सारा परेशान है। तो लहसुन की मंडियां सब जगह चालू की जाए, और पहले समर्थन मूल्य पर लहसुन के कांटे चालू किए गए थे। नंबर 3, जो FCI के माध्यम से जो गेहूं तोले जा रहे हैं, तब कोटा और बूंदी का तो औसत बढ़ा दिया गया, लेकिन 12 का नहीं बढ़ाया। हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को और प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखा गया है। माननीय मंत्री महोदय हमने भी हमारे प्रभारी मंत्री महोदय से नियुक्त किया है, तो उसको भी जल्दी चालू करवा दिया जाए। साथ ही हमारे, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पानी की बहुत किल्लत आती है। हमारे जिले में एक्शन की दोनों पोस्ट खाली है, INO की पूरे जिले में पोस्टें खाली है, तो INO और एक्शन लगाया जाए साहब। साथ ही एक क्योंकि आप गरीब की पीड़ा को समझते हैं, मजदूर की पीड़ा को समझते हैं, आप राजस्थान के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए जाए कि जहां कहीं भी, क्योंकि हम जब निकलते हैं तो बहुत सारे लोग, बच्चे गोद में बच्चा होता है, सिर पे गांठ होती है, पैदल चलते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो जिस जिले से इस प्रकार के पैदल व्यक्ति, चाहे वो मजदूर मध्य प्रदेश का हो या कहीं का भी हो, अगर रोड पे जाता नजर आए, तो वहां पर उसको चाहे SDO हो, तहसीलदार हो या CI हो, उनको गाड़ी से उपलब्ध करा के उसकी गाड़ी उपलब्ध करवा दी और कैंप बना दी उनकी। आज भी देखा है सर हमने, हमारे जिले से कितने, क्योंकि मध्य प्रदेश पास पड़ता है, तो हमारे जिले से निकलते क्योंकि गुजरात से आने वाले सारे आज भी हम लोगों ने देखा है। तो इस प्रकार से चाहे वो झालावाड़ जिला हो, कोटा जिला हो, कई राजस्थान में एक हमारा जो समस्या है साहब, ये शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, और शादी ब्याह में आपने लिमिट रखी का 50 आदमी की परमिशन दी जाएगी, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में, जैसे दुल्हन 12 जिले की है, दूल्हा झालावाड़ जिला का है या कोटा जिला का है, तो उनको परमिशन नहीं मिल पाती। वो झालावाड़ वाला कहता है कि 12 वाला देगा, 12 वाला कहता है झालावाड़ वाला देगा। इसी प्रकार से हमारा, क्योंकि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, चाहे वो श्योपुर हो, शिवपुरी हो, गुना हो, तो हमारे 12 जिले के लोगों का संबंध झालावाड़ मध्य प्रदेश में होता है, तो उनको शादी ब्याह में परेशानी आ रही है, तो इसका कोई ना कोई अल्टरनेट निकाला जाए।
धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जिले वाले ये जो प्रताप सिंह जी, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो अस्पताल की बात में बोली है, ये पैसा 350 करोड़ केंद्र का पैसा आया है। जब आप ये करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो लोकल एमपी पे आपको बुलाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं बुलाएंगे आपको तो बुलाएंगे सर, बुलाएंगे आप बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे पहले। प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी, आप मुख्यमंत्री जी, प्रताप जी, आप रुको 2 मिनट पहले। आ जाओ। प्रताप सिंह जी, छबड़ा नहीं है। कालूराम जी, डग नमस्कार भैया। नमस्कार। मेरी विधानसभा में करीब कोरोना से बिल्कुल फ्री है, एक भी केस कोरोना का नहीं है। और झालावाड़ ज़िले में करीब 47 केस हैं, उसमें से 41 नेगेटिव आ चुके हैं और करीब 5-7 केस बाकी रहे हैं। इसलिए ज़िला ऑरेंज में हो गया था, इसको ऑरेंज में किया जाए ताकि व्यापारियों को, किसानों को इसका फ़ायदा मिले। एक और बड़ी समस्या किसानों को अपने अनाज बेचने की आ रही है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। डेली एक दिन छोड़ के एक दिन, आज भी बारिश हुई है, भवन मंडी में हुई है, मिसरोली में हुई है। किसानों की जींस से बाहर पड़ी है और किसान अपनी जींस खरीद नहीं पा रहे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी जींस खरीदें। और हमारे झालावाड़ ज़िले में एक भी लहसुन की मंडी नहीं है। मेरा क्षेत्र का लहसुन मध्य प्रदेश में बिकने जाता था, मंदसौर या नीमच। वो किसान मंदसौर हमारे यहाँ से पास पड़ता है, डग विधानसभा से मंदसौर नहीं जा पा रहे। 12 यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ता है। किसान लहसुन बिल्कुल नहीं बेच पा रहे हैं और लहसुन के काफ़ी उत्पादन हुआ है। झालावाड़ ज़िले में भी एक लहसुन की मंडी खोली जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदया महारानी साहब ने मेरी एक पिछड़ी विधानसभा थी, इतने विकास कार्य कराए जिसकी कोई हद नहीं है। रोडें स्वीकृत हुई है, सब उन रोडे में गड्ढे हो गए बहुत ज़्यादा। ये कोरोना का टाइम है, बाकी जो रोडें स्वीकृत रोडें हैं उन रोडों को बनाया जाए। माननीय हमारे सांसद महोदय ने जो अभी फरमाया MP साहब ने कि राजगढ़ परियोजना का पानी मिल रहा है, बाकी महारानी साहब ने 38 गांव चंबल परियोजना से जोड़े थे। उनकी पाइपलाइन है, वो 10 साल 15 साल पुरानी वही पाइपलाइन है, उसमें राजगढ़ परियोजना का पानी दिया जा रहा है। बाकी वो पाइपलाइन चेंज नहीं करी। हमारे सबसे बड़ी परियोजना गागरीन परियोजना, कम से कम 350 गांव को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महारानी साहब ने जोड़ा था। अभी तक वो परियोजना पूरी नहीं हुई। कई मजरे तथा कई ढाणी इन पानी से वंचित रह गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत इन अधिकारियों को कह के पानी की व्यवस्था कराए। अभी गर्मी का सीजन आ गया है, क्योंकि पानी की किल्लत आने वाली है। तो जो 100 हैंडपम्प विधायक को मिलते थे वो हैंडपम्प दिलाए जाए। सिंगल फेस की जो मोटरें मिलती थी वो भी आप दिलाने की, सिंगल फेस की ट्यूबवेल और सोलर पंप जो हमसे 50 लिए थे, वो सोलर पंप का अभी तक कहीं भी बोर्ड नहीं हुआ है। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि सोलर पंप की व्यवस्था की जाए। कुछ दिनों बाद हमें खाद की ज़रूरत पड़ेगी, तो फैक्ट्रियाँ सारी बंद हैं, तो खाद की व्यवस्था पूरी व्यवस्था कराएं, क्योंकि हमारे राजस्थान में हमेशा लाइनें लगती हैं और थाने में खाद बढ़ता है। तो इस साल कहीं ऐसा नहीं हो कि किसान खाद के बगैर रह जाए। खाद की पर्याप्त व्यवस्था करवाएं आप। और हमारे राजा साहब ने जो कहा है इस पर पूरा ध्यान दें। जैसे पानी की परियोजना है, लहसुन मंडी है। एक और हमारे मालवा में सबसे ज़्यादा धनिया उत्पादन होता है। धनिया उत्पादन का एक बहुत बड़ा हड़ौती का क्षेत्र है और यह धनिया डग विधानसभा का धनिया जाता है रामगंज मंडी, और रामगंज मंडी पूरे विश्व की 1 नंबर की मंडी है। तो
डग विधानसभा का धनिया बिकने कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए डग विधानसभा का धनिया रामगंज मंडी कम से कम दो दिन रामगंज मंडी दिया जाए किसानों को, ताकि अपना धनिया बेच सके। किसान की हालत बहुत खराब है। माननीय सांसद महोदय ने अभी बीमा क्लेम की बात कही थी। हमारे क्षेत्र में पिछले वर्ष ओलावृष्टि हुई थी, राज्य सरकार द्वारा किसानों को उसका मुआवजा मिल गया। बाकी एसबीआई बीमा कंपनी ने अभी तक 1 रुपया बीमा का नहीं दिया। अभी एग्रीकल्चर जो कंपनी थी खरीफ में, उन्होंने कुछ बीमा किसानों के खाते में डाले हैं और कुछ बीमा अभी बाकी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बीमा कंपनी को किसानों को बीमा डाले ताकि किसान को कुछ राहत मिले। एक और जो अभी हमारे महाराज साहब ने 50-50 हज़ार रुपये का ऋण माफ किया था सहकारी में, और आपने घोषणा करी थी। उस घोषणा के बाद कुछ टाइम दिसंबर और नवंबर के बीच में किसान अवधि पार हो गए थे। उन किसानों को, ओवरड्यू किसानों को ऋण नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अवधि पार किसानों को ऋण मिलना चाहिए, क्योंकि किसान की हालत बहुत खराब है। और मार्च तक आपने कहा था कि कोई किसान अवधि पार नहीं होगा, बाकी बैंक वाले बता रहे हैं कि आप ओवरड्यू हो गए। तो अभी जून तक उन किसानों को अपने केसीसी में जो ब्याज लगना है उस ब्याज में छूट दी जाए, और उन किसानों को अवधि पार नहीं हो वो किसान, इसके लिए बैंकों को आप पाबंद करें। और जिन किसानों को बीमा होता है नियमित, अगर कोई किसान अवधि पार हो गया हो तो उसका बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा सभी किसानों को होना चाहिए। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। नरेंद्र नागर जी। सर नमस्कार। सर नागर नमस्कार। सर नमस्कार। बोलो नरेंद्र जी। अच्छा रघु शर्मा जी सुन रहे हैं? चलो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं बाथरूम गए आपको, बोलो। कोई बात नहीं। मंत्री महोदय नमस्ते। विशेष रूप से हमारे एमपी साहब ने विस्तार से झालावाड़ जिले की बात आपके सामने रखी है। मैं बताना चाहता हूं कि विशेष रूप से इस बार किसानों के अच्छी पैदावार निकली है। गेहूं भी अच्छा निकला है, चना भी निकली है, सरसों भी निकला है। और पैदावार निकलने के बाद स्थिति यह है मंत्री महोदय कि हमारा जैसे 1.35 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी गेहूं की, वो लगभग 5 लाख मेट्रिक टन गेहूं अपना निकला है। उसमें केवल 27 लाख मेट्रिक टन की 27,000 0.27 लाख मेट्रिक टन की अपन खरीद कर रहे हैं, वो बहुत कम है। लोग अभी उनका गेहूं बाहर पड़ा है और बाजार में भी मंत्री महोदय इस बार की स्थिति ये है कि 1600-1700 रुपए में बिक रहा है। क्योंकि पहले तो क्या मंडियां जो खुलती थी तो उसमें कहीं न कहीं बराबर का भाव होता था, तो उसका ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता था। इस बार किसानों को वास्तव में लगभग 2000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से किसानों को लॉस हो रहा है। दूसरा, जो टोकन जारी हुए हैं चने के, सरसों के, विशेष रूप से सरसों के तो फिर भी टोकन चले हैं, पर चने के टोकन के लिए केवल 2 दिन पूरे और 2 घंटे ही चला। और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो विशेष रूप से चने की फसल में है, क्योंकि बाजार भाव 3700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है और जो समर्थन मूल्य है वो 3875 रुपए। तो विशेष रूप से इसके टोकन के लिए और जारी होना चाहिए। मुश्किल से हर गांव में 4-4, 5-5 काश्तकारों को टोकन मिला है। साथ ही जो लहसुन की पैदावार, क्योंकि हाड़ौती में झालावाड़ भी अच्छा होता है, और लहसुन विशेष रूप से ज्यादा लंबे समय तक अपन रख नहीं सकते। इसमें एक ऊँटी का लहसुन होता है मंत्री जी, वो ऊँटी का लहसुन तो उसकी सीमा होती है, ज्यादा हम रख नहीं सकते, वो खराब होने की संभावना होती है। और ज्यादातर लहसुन हमारे झालावाड़ जिले में केवल मंडी नहीं है, केवल खानपुर में कुछ व्यापारी माल लेते हैं, पूरे झालावाड़ जिले में हमारा माल छपड़ा जाता है, बारा जाता है। उसके लिए एमपी साहब ने पहले बारा कलेक्टर से बात करके परमिशन भी ली है। वर्तमान में क्योंकि ये मंडी में 2% होने की वजह से अभी मंडियां हड़ताल में है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। कुछ माल हमारा मध्य प्रदेश में नीमच जाता है, तो वो नीमच वाले भी बाद में अपन बात करके गए, मध्य प्रदेश सरकार से बात करें कि अपने किसानों का नुकसान नहीं हो। चाहे मंडी का लॉस हो सकता है राजस्थान सरकार को, पर अपने किसानों का नुकसान नहीं हो, इसकी विशेष रूप से अपन को प्रयास करना चाहिए। और साथ ही मंत्री जी एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये मई का महीना है, मई में सब जगह दिक्कत नहीं है, पर कुछ इलाकों में वास्तव में पेयजल की दिक्कत। हर साहब अपन कंटीजेंसी प्लान बनाते हैं और इस बार सरकार सारा इसमें हम महामारी में लगे हुए हैं, तो विशेष रूप से पीएचडी मंत्री भी बैठे हैं आपके सामने, विशेष रूप से प्लान बना हुआ है पूरे राजस्थान का।
तो मंत्री महोदय शुरू कराओ, अभी हैंडपंप खराब होते हुए ठीक नहीं हो रहे हैं, सामान नहीं आ रही है, आप गाड़ियां लगवाओ। और इस बार चूंकि हमारा एमएलए कोष का पैसा सारा अपन क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको अलग कोई फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे एमएलए के प्रत्येक कलेक्टर को दे दिए गए हैं, आप उनसे बातचीत करके और अपनी समस्या का समाधान करवा लें। हाँ, तो उसका विशेष रूप से आप प्रयास करें। और साथ ही 2-3 दिन से यात्रा का जो पास होता है, क्योंकि किसी घर में कोई गमी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको 2-2, 3-3 दिन लग रहे हैं ऑनलाइन करने के बाद, तो उसको तुरंत यात्रा का पास मिलेगा। हो गया भैया, कह दिया आपको। आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी। गोविंद प्रसाद जी। गोविंद प्रसाद जी, मनोर थाना। नमस्कार साहब। नमस्कार। मेरे विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में लहसुन का उत्पादन अधिक होता है, और लहसुन का उत्पादन अधिक होने के कारण और यहाँ लहसुन की मंडी नहीं होने के कारण 12 जिले की छिपा बड़ौद मंडी में लहसुन बेचने यहाँ का किसान जाता था। और लॉकडाउन के कारण अब 12 जिले में छूट न होने के कारण किसान बहुत परेशान है। और लहसुन की एक किस्म आती है ऊँटी, तो थोड़े लहसुन निकलने के बाद थोड़े समय में वो ऊँटी की किस्म खराब हो जाती है, इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप 12 जिलों को खुला कर किसानों के लिए लहसुन 12 जिले में जाना चाहिए, ताकि हमारी किसानों को लाभ मिले। और पास में मुश्किल से 25-30 किलोमीटर छिपा बड़ौद मंडी पड़ती है, छबड़ा मंडी पड़ती है, तो इनमें लहसुन की किसानों को वहाँ उचित मूल्य मिल सके, ये नियंत्रण आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, पेयजल का संकट। अभी गर्मी के दिनों में पेयजल बहुत आवश्यक चीज़ है, और पेयजल के इसमें क्योंकि हमारा कोष भी ये इसमें कोरोना में जाने के कारण हमारा कोष हम दे नहीं सकते, लेकिन कई योजनाएं पेयजल के रूप में बंद पड़ी है, जैसे जनता जल योजनाएं, जिनके बिल ग्राम पंचायतों द्वारा जमा नहीं कराए जा रहे हैं, इस कारण से वो बंद पड़ी हुई है। हैंडपंप बंद पड़े हुए हैं। और मेरी विधानसभा में 65 पंचायतें हैं, जिनमें से अधिकांश पंचायतें पठारी क्षेत्र में है। आज भी वो पंचायतें पठारी क्षेत्र की पेयजल से महरूम हो रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप विशेषतया पेयजल पर ध्यान दें और पेयजल के प्रबंधन करें, ताकि वहाँ की जनता को उचित पेयजल व्यवस्थित रूप से मिल सके। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे गुलेंडी और कालीघाट की जो पेयजल योजना है, महारानी साहब ने इनको विस्तृत रूप से आगे बढ़ाया था। 77 गांव अकलेरा में और 72 गांव मनोर थाना में जोड़े थे। उनको भी बिजली के अभाव में बिजली बार बार ट्रिपिंग करती है, और रखरखाव के चक्कर में ये बिजली काट देते हैं। और इस समय जो इस भीषण गर्मी में उन गाँवों को पेयजल सुव्यवस्थित रूप से नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। रमेश मीणा जी, मंत्री प्रभारी। हाँ, नमस्कार साहब। नमस्कार। झालावाड़ जिले की स्थिति 47 पॉजिटिव आए थे, उनमें से 41 ठीक हो चुके हैं, 6 हैं अभी। 2 की कॉल हिस्ट्री थोड़ी सस्पेक्ट है, बाकी की पोजीशन कंट्रोल में है। और जो माननीय सांसद महोदय ने कुछ क्वेश्चन उठाए, तो उनका जवाब मैं देना चाहता हूं कि खरीफ की फसल का लोन का बंटना शुरू अब हो जाएगा, 15 अप्रैल के बाद ही होता है। और बीमे की बात कही कि बीमा नहीं मिला है, तो 221 करोड़ किसानों के खाते में जमा करा दिया आपके आदेश के अनुसार। और 30 करोड़ की किस्त जो है सेकंड है, वो इस हफ्ते में AIC कंपनी द्वारा बैंक में जमा करा दी जाएगी। खराबे का पैसा सबसे पहले इस वर्ष आपने 130 करोड़ रुपए डायरेक्ट, पहला जिला है झालावाड़ जिसमें सबसे पहले जमा हुआ है, डायरेक्ट खाते में जमा करवाया आपने। और गेहूं के केंद्र की बात कही थी इन्होंने, 11 से बढ़ाकर हमने 23 कर दिए हैं। चना के केंद्र थे 7 से बढ़ा के 16 कर दिए। और आपने ही VC में जो गेहूं की खरीद पर चर्चा हुई थी, तो आपने कहा भाई 27,000 ये यहाँ का है, तो 50,000 कर दिया। इस तरह 12 का भी हमने बढ़ा दिया है। और इन्होंने गागरोन की जो पेयजल योजना की जो बात कही थी, 325 गांवों को पानी मिलता था, इस योजना का काम पूरा हो चुका है। केवल स्काडा का कार्य बाकी है, जो जिसका काम रहता है किस गांव में कितना पानी पहुंचा, लास्ट तक पहुंचा नहीं, बस माइनर काम बचा हुआ है, ये काम भी चालू हो जाएगा। और लहसुन की मंडी की जो बात आ रही है,
इकलेरा खानपुर की जो छिपा बड़ौद में लहसुन की मंडी है, तो वहां के कलेक्टर से मैंने और झालावाड़ कलेक्टर से दोनों से बात कर ली है, सामंजस्य बिठा करके छिपा बड़ौद में। और एमपी की बात तो अभी नहीं हो पाई है, फिर भी हम दोनों कलेक्टरों से बात करके किसी भी किसान का लहसुन नहीं रहेगा जो कह रहे हैं भी खराब होगा, खराब नहीं होने देंगे। तो ये और मास्क सैनिटाइजर इनकी जो पर्याप्त मात्रा है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सैनिटाइजर गंगानगर से खूब सारे आ चुके हैं पर्याप्त मात्रा में। मास्क है 45,000 अभी पेंडिंग है। कुछ लोग गांवों में जो रहते हैं वो गमछा लगाते हैं तो ज्यादा यूज नहीं करते। आपका मेडिकल है, पुलिस है, ये डिपार्टमेंट इनको अलग से दिया हुआ है। पंचायत राज में आपने 1 लाख रुपए दिया है और वैसे आपके दूसरे प्रबंध के माध्यम से 50-50 हजार ग्राम पंचायत तो वो खुद खरीद सकते हैं। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात इन्होंने कही थी कि भाई 72 घंटे में ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। ये सांसद महोदय को कहीं किसी ने क्या गलत कह दिया है। अगर स्पेसिफाई कोई बात हो किसी पर्टिकुलर जगह की तो हमें बता दें कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री जी ये ऐसे हैं, मंत्री जी ऐसे हैं जो ना एमपी को बुलाते हैं, ना विधायक को बुलाते हैं, ना बैठते हैं, ना बात करते हैं, ना डीसी में झूठ बोलते हैं। झूठ कहाँ बोला है? ये सब चीजों का आप निकलवा लें सांसद महोदय। आपने पहली बार बात की है। झूठ बोलने का काम नहीं है रमेश मीणा का, ये ध्यान रखना। झूठ नहीं बोलता हूँ, जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ। ये आप नहीं रहते हैं न आप जानते हैं। आपने कार्यकर्ताओं से पूछ लिया, कार्यकर्ताओं ने जो बता दिया आपने उसका बोल दिया जवाब। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर ये तथ्य गलत है तो आप मुझे बताएं कि ये तथ्य गलत है जो मैंने बोला है। कहीं पर भी एक सच गलत हो तो मुझे बताएं आप कि ये गलत बोला है मैंने। मंत्री महोदय जो आप जवाब धन्यवाद बिल्कुल सही है। धन्यवाद। अब आप प्रताप सिंह खजूरिया जी आप बोलिए। माननीय सीएम ने प्रताप सिंह खजूरिया जी सांसद को बुलाएं। प्रताप सिंह जी बोलिए। आप कुछ आधा बोल पाए थे, बोले पूरा कर लीजिए अपना। तो सुना ही नहीं दे रहा तो फिर वसुंधरा बोला। हाँ वसुंधरा जी। अरे मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आज मैंने देखा है कि पूरे दिन आप इससे जूझ रहे हैं। आप बैठे हो, आप दिन में बैठे रहिए, अच्छा लगा। मैंने आज जो देखा कि पूरा देश जो इस महामारी के साथ जूझ रहा है और सही मायने में सब पार्टीज एक साथ बैठ के आपने स्पेशली ये कम्युनिकेशन जारी करके सबको साथ में बिठा के और सबने अपना मन बना के इस महामारी के साथ लड़ने का माइंड बना के काम किया है, वो मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज जो मैं देख रही हूँ जो एमएलएस की बात और एमपीज की बात सुनने का हमें मौका मिला है। कई चीज तो बार बार आई हैं जो सबको सता रही हैं, वो मैं भी उसको एक दफा इंगित करना चाहूंगी। परंतु मैं समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी हम सब की है, खाली एक पार्टी की नहीं या दूसरी पार्टी की नहीं। हम सब राजस्थान की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना कर सकें, जितना प्रयास कर सकें, आप पार्टी के थ्रू, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, पर्सनली जितना भी हम लोग कर सकते हैं हम करने की कोशिश करें। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ सब नर्सिंग फ्रेटर्निटी को, डॉक्टर्स को, साथ में भामाशाह को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, सब लोगों ने जिनने मिलके इस लड़ाई के अंदर पूरी तरह से मैंने अपना साथ दिया है। उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि वाकई में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। कहीं कहीं जहां हम लोगों को प्रॉब्लम हुई है उसमें ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको आती है ये माइग्रेंट्स वाली। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अगर एमएलएस को परेशानी हो रही है तो हम तक आ रही है, क्योंकि हम लोगों तक फोन करते हैं, रोज सुबह लेके शाम तक करते हैं और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, क्योंकि ना खाने को है, ना पीने को, ना रहने को, रास्ते पे चल पड़े हैं, वो उनको प्रॉब्लम है। पर आज आपसे सुन के थोड़ा सा मन में शांति हुई कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय कर लिया है कि कोई भी रास्ते पे चलने वाले आदमी को परेशानी नहीं होने देंगे। उनको तुरंत ही जितनी भी मदद हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और स्टेट के द्वारा हम करने की कोशिश करेंगे।
स्टॉपेजेस जो एंड टू एंड ट्रेन जाती थी, अगर वो अब 2-3 स्टॉपेजेस उसको मिल जाता है तो बहुत सारे लोग को आप राहत दे सकोगे। ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। फिर आप लोगों ने जो एनओसी दे दी है और अभी बता रहे हो आप कि वो तुरंत ही आप लोग दे दोगे, तो मैं समझती हूँ कि जो ये 14 ट्रेन प्लान्ड हैं, उन 14 ट्रेन के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा लोग निकल सकेंगे। अशोक जी, ये बहुत जरूरी है कि कोई भी आदमी जो इंटरस्टेट दूसरे के साथ चल रहे हैं, उन लोगों के पासेस जल्दी जल्दी दे दी जाएं ताकि वो लोग रवाना हो सकें। इसी तरीके से इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को भी जल्दी जल्दी और जितना सिंप्लीफाई कर सकें वो करने की कोशिश करें। अब जब माइग्रेंट्स सब जाने लगेंगे और आपके बॉर्डर्स के ऊपर आ जाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ये बहुत जरूरी होगा कि क्वारंटाइन का अरेंजमेंट उसके साथ साथ आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बीमारी लेके आ रहा है, अगर वो क्वारंटीन का हम लोग ये सोच लें कि 10 दिन खोल दें और सबको आने दें और क्वारंटीन का इंतजाम उसके साथ साथ नहीं होगा, तो मैं समझती हूँ कि बीमारी बहुत बुरी तरह से फैलेगी। इसलिए क्वारंटीन सेंटर्स, बॉर्डर पे उनके भोजन का इंतजाम, उनके रहने की व्यवस्था मैं समझती हूँ अपने को करने की जरूरत होगी। घर में आपने कह दिया कि जहाँ जगह है वहाँ क्वारंटीन हो सकता है, स्कूल्स हैं, परंतु इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ भी होंगे, परंतु साथ में शेड्स अगर जरूरत पड़ेगी प्रीफैब भी खड़े करने की, तो उनको भी अपने को खड़ा कर देना चाहिए। बिजली का इंतजाम उसमें कर देना चाहिए, भोजन का इंतजाम कर देना चाहिए, ताकि आगे ये चीज फैले नहीं। लोगों की जो बात अभी अभी हमने सुनी है, उनको ध्यान में रखते हुए मैं समझती हूँ कि एक तो सबको चिंता हो रही है कि हॉस्पिटल्स कोरोना सेंटर्स बन चुके हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि कोरोना के ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे थे, परंतु हम लोगों को अब दूसरी गंभीर बीमारी और एक्सीडेंट्स का ध्यान रखते हुए उस तरफ भी हम लोगों को कुछ हॉस्पिटल्स को मैंने जोड़ना चाहिए, या कुछ वार्ड्स को अलग करके और रेस्ट ऑफ हॉस्पिटल उसकी तरफ मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अभी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ भी जब देखा, तो मैंने देखा कि वहाँ भी कुछ ऐसे काम हैं जो हम लोगों को करने की जरूरत होगी। हमारे तीनों एमएलए साहिबान ने उन बातों को उठाई कि अभी तक तो 3.5 लाख टन मेट्रिक टन हमारा उत्पादन हुआ करता था, जिसके लिए प्रोक्योरमेंट 25,000 मेट्रिक टन हुआ करता था, परंतु अब इस साल बम्पर हार्वेस्ट हुई है, 5 लाख टन हुआ है, और प्रोक्योरमेंट अगर 25 और 27 हजार पे रखेंगे तो फिर तो किसान बहुत ही डिस्ट्रेस में जाएगा। जरूरी है कि उनको पूरा सपोर्ट अपन दें और उसको बढ़ाएं, क्योंकि अब वो ना तो मध्य प्रदेश में जा सकता है ना किसी और मंडी के ऊपर जा सकता है। तो एक बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर अगर उसको बढ़ा के 80 हजार करें, 1 लाख तक भी करें, तो उसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे एमएलएज ने बार बार आपको ये 2% मंडी टैक्स के ऊपर मैंने आपका ध्यान इंगित किया है। मैं समझती हूँ कि वो टू अ लार्ज एक्सटेंट मैंने उनकी बात अपने को माननी चाहिए और उसको आगे बढ़ाने की, उसको रोल बैक करने की अपने को कोशिश करनी चाहिए। ऐसे समय में और भार न डालते हुए जितना अपन सपोर्ट कर सके, ताकि ये डबलिंग ऑफ इनकम्स की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है उसको अपन वहां तक पहुंच सकें, उसके लिए जितना पैसा हम उनको उनके बीच में डाल सकेंगे, जितना उनको सपोर्ट कर सकेंगे, उसका फायदा फिर आगे चल के स्टेट को मिलेगा। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि उसके बारे में आपको बता दिया उन्हें, लहसुन और गेहूं और चना और इन सब चीजों के बारे में सब लोगों ने बात कर ली, कोटा वालों ने सबने आपको बता दिया मार्केट्स की प्रॉब्लम। परंतु मैं ये थोड़ा सा रेड जोन के ऊपर, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के ऊपर ध्यान दिलवाना चाहूंगी। अभी मैं देख रही थी कि झालावाड़ के 6 बीमार हैं, उन 6 बीमार के ऊपर झालावाड़ को रेड जोन घोषित करके रखा हुआ है। अब ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे एरिया, कर्फ्यू एरियाज की वजह से पूरा डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम में आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो किसान भी हैं और छोटे व्यापारी भी हैं जो अपना धंधा नहीं कर सकते। तो ये कल आप जब बात करेंगे इसको एक दफा डेफिनेट करवा दें कि जो एरिया है जिसको हॉटस्पॉट कहा जाता है, उस हॉटस्पॉट तक ही रेड जोन माना जाए, रेस्ट को अपन छुड़वा दें ताकि वो अपना काम कर सके। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर वो स्टोन कंस्ट्रक्शन, स्टोन का काम, आप जानते हो कि वहाँ माइंस हैं, कोटा स्टोन और ये झालावाड़ और कोटा के अंदर कंस्ट्रक्शन अब अलाउड हो गया है।
और परंतु स्टोन वाले अपना धंधा शुरू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके मार्केटिंग लिंकेजेस अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। वो आपको जो इनके हार्डवेयर की दुकानें हैं जहां टाइल्स वगैरह बिकती हैं उनको खुलना जरूरी है, और साथ में गुजरात, महाराष्ट्र जैसे के साथ अपने को बिजनेस लिंकेजेस बनाने की जरूरत है। अब मैं इसमें ये कह रही हूँ कि मैं एक इंडस्ट्री की बात करूँ या दूसरी इंडस्ट्री की बात करूँ, उससे नहीं होगा। ये आपको एक दफा एक होलिस्टिक व्यू लेने की जरूरत होगी। इस होलिस्टिक व्यू में अगर आप अपने ग्रुप्स बना के बैठोगे तो स्मॉल इंडस्ट्री, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जल्दी स्मॉल इंडस्ट्री का पैकेज घोषित करने वाली है, क्रेडिट गारंटी और ये सब चीजों को उसके अंदर लाने वाली है। ये जरूरी है कि स्टेट का भी उसमें जवाब होना चाहिए कि स्मॉल इंडस्ट्री का पैकेज स्टेट सेंटर से आएगा तो उसके साथ मैच करने के लिए हम अपने यहाँ अपने छोटे व्यापारियों को क्या राहत देंगे, उसके बारे में किसी को काम करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि एक नी जर्क रिएक्शन, किसी को टैक्स माफ कर दिया तो किसी के प्राइस डाउन कर दिए तो किसी, ऐसे नहीं, इसको होलिस्टिक व्यू लेके उसको करने की जरूरत है। इसी तरीके से रोहित बोरा जी ने और कुछ लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में बात करी। हाँ, ये है कि हम लोगों को कोरोना के साथ अब हो सकता है कि 3 महीने, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 1.5 साल तक रहना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को बैठ के इंडस्ट्री के अंदर भी क्या करना है। वो वेरी वरीड कि चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्रीज निकल के आएंगी, तो हम किस तैयारी में हैं उन इंडस्ट्रीज को रिसीव करने के लिए। कौन से एरियाज ऐसे हैं, जैसे अपन ने अलवर के अंदर 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज थे, अभी भी हैं वो ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत पास है दिल्ली के, तो बहुत जल्दी वहां लोग भी आएंगे। परंतु आसपास के एरियाज भी हैं जिसके अंदर अपन इंडस्ट्रीज को ले जा सकते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जैसे आपके गारमेंट्स वगैरह हैं, इन लोगों को भी अपन थोड़ा सा एनकरेज करें तो उसका फायदा भी अपने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी अगर हम लोग ध्यान दें तो मुझे लगता है कि वो भी अपन कुछ कर सकते हैं। अब ये साउथ में या महाराष्ट्र में या गुजरात में इंडस्ट्रीज चले जाएं, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं वो हमको भी सोचने की जरूरत है। एक तो इसके साथ साथ FRBM लिमिट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रिक्ट रही है। तक उन्होंने मैंने अभी तक तो उससे ज्यादा हमको छोड़ा नहीं था, 3% तक का भी। मेरा मानना यह है कि हम लोगों को इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंस को ध्यान में रखते हुए पुश करना चाहिए फॉर 5%। अगर अपने को 5% FRBM का लिमिट बढ़ जाता है तो उसका फायदा भी स्टेट के अंदर मिलेगा, थोड़ा सा रूम मिलेगा, जिससे हम लोग ये सब जो लोग हैं, फार्मर्स का पैकेज, स्मॉल इंडस्ट्री का पैकेज, इंडस्ट्री का पैकेज, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको भी हम सपोर्ट कर सकेंगे। ये हमारे लिए बड़ी जरूरत की बात है। इसके साथ साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी अपने को सोचने की जरूरत है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक बहुत अच्छी स्कीम थी जिसका फायदा आप लोगों को मिल रहा था। आयुष्मान स्कीम के साथ अपन लोगों ने उसको डवटेल कर दिया, परंतु अब उसके बाद 12 दिसंबर के बाद हम उसको आगे बढ़ा नहीं सके हैं। मैं समझती हूँ कि अब काफी महीने हो गए हैं, 12 दिसंबर 19, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। मुझे लगता है कि इसके बारे में बिठा के और उसको बहुत जल्दी कंक्लूड करने की जरूरत है ताकि गरीब जनता को इसका फायदा हम दिलवा सकें। इसके साथ साथ आपके जो बाहर गए हुए लोग हैं, अब वो फ्लाइट्स मैं पढ़ रही हूँ कि वो फ्लाइट्स अब आने लगे हैं। 64 फ्लाइट्स तो अब 7th को या 7th 8th के बाद तैयार हो गई थी, परंतु मेरा ये मानना है कि उनके बारे में भी अपने को फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ बात करके अपने जो लोग बाहर हैं उन लोगों को प्लेन के साथ लाने की कोशिश करने की जरूरत है। मैं समझती हूँ कि अगर इनकी लिस्टें बना के हम लोग भिजवा देते हैं तो इसका फायदा भी अपने को वहां मिल जाएगा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का हमने कुछ ही दिन पहले अभी स्टेटमेंट पढ़ा। उनका ये कहना है कि जून और जुलाई के अंदर ये बीमारी पीक होने वाली है। तो मेरा मानना है कि अगर जून और जुलाई के अंदर और भी ज्यादा ऐसे बढ़ के होने वाली है तो फिर हम लोगों को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए क्वारंटीन, माइग्रेंट्स, इन सब चीजों को उसी दायरे में अपने को देखने की जरूरत है। और जहां स्लम्स हैं और जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वहां ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने की अपने को कोशिश करनी। मैं समझती हूँ कि अगर मोर टेस्टिंग अपना हो जाता है
तो उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट के लिए तो केसेस बढ़ेंगे, आपका नाम उसमें पेपर में आएगा कि राजस्थान के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, परंतु लॉन्ग रन में इसका फायदा हम लोगों को मिलेगा और मैं समझती हूँ कि उसको अपने को देखने की जरूरत है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने रखना चाह रही थी। मैं समझती हूँ कि इनके ध्यान अगर आप लोग देंगे, वैसे भी आपने नोट किए हुए हैं, सबके नोट किए हुए हैं, और मैं समझती हूँ कि इस तरीके से टाइम टू टाइम अगर आप वॉइस ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो इसका फायदा भी आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग की बात आप सुन नहीं पाते। ऑपोजिशन की बात कुछ लोग आप तक पहुंचा सकते हैं, परंतु आपने जिस तरीके से आज क्रॉस सेक्शन की बात सुनी है उसका फायदा भी मुझे लगता है कि आपको और आपकी सरकार को मिलेगा। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और मैं समझती हूँ कि इन सब चीजों के अंदर हर एक एमएलए चाहेगा कि मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाऊं, क्योंकि मैंने देखा चाहे वो झालावाड़ में हो, चाहे वो पाली में हो, चाहे वो जोधपुर में हो, चाहे वो जयपुर में हो या अजमेर में हो, वहां सब एमएलएज ने जिस पूरे राजस्थान के अंदर पूरी तरह से भामाशाह से कांटेक्ट करके भोजन के पैकेट्स दिलवा के अपनी परवाह न करते हुए उन लोगों ने सबने जा के लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश है। गीला भोजन, आपका सूखा भोजन, आपके मास्क, आपके सब मैंने किस्म की चीजों का मैंने उन्हें दिलवाने का काम किया है और मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं फिर आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने भी पूरी तरह से कोशिश की है। और आखिर में ऑन अ लाइटर नोट, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट द IT सेटअप जो पिछले 5 साल में हमने किया था उसका बहुत अच्छा यूज आप लोग कर रहे हैं। अरे उसको मैं बधाई दे चुका हूं आपको, उसकी बधाई मैं दे चुका हूँ। मैं आपको ले रही हूँ आपसे और मैं फिर रिमाइंड कर रही हूँ, क्योंकि मॉनिटरिंग फैसिलिटीज एट योजना भवन वो सब चीजों का आपने बहुत अच्छा यूज किया है, उसको और अच्छी तरह से यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका राहत पहुंचाने का काम करें। एंड आई थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आज ये पूरा दिन बहुत अच्छी तरह से निकला, सबकी बात सुनने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूँ। एक तो आपको शुक्रिया, अच्छी बातें आपने बताई और अच्छे सुझाव दिए। दूसरा भी खबर आई थी कि एक तो ट्रेन चलने लग जाएगी 12 तारीख से, सेलेक्टिव ट्रेन, और 15 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलाने की सोच रहे हैं मंत्री जी। तो एक इंडिकेशन है, और विक्रम मंत्री जी का फोन भी आया था मेरे पास में। तो ये कल जो वीसी होगी उस पर मेरे ख्याल से काफ़ी बातें तय हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आज हमने करी है वो फीडबैक हम कल उनको देंगे, प्राइम मिनिस्टर को। उम्मीद करते हैं कि जो माइग्रेशन का प्रोग्राम ज़्यादा बना है और प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है, तो काफ़ी ट्रेन चलने लग जाएगी कल से ही। तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि हमारा हल होगा। और जो भी आज दिन भर में बातें सुनी, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, नोट भी की है, उसके आधार पर हम लोग उनको हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद। चलो भाई। भजन लाल जी नमस्ते। हुकम नमस्ते। हाँ, वैसे बैठे हो जैसे बिल्कुल थक के। नमस्ते हुकम नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते हुकम, कैसे हैं आप? नमस्कार आपको। हम बिल्कुल ठीक है, आप ठीक हो? बस हुकम, आशीर्वाद है आपका। मेहनत आज मेहनत की आपने।